3 साल पहले मैंने एक साथ 4 लड़कियों को डेट किया था, जिसे पता चलने के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए मैं मंदिर भाग जाता हूँ और वहां पूरे 3 साल तक रहता हूँ। 3 साल बाद मैं वापस क्लाउड सिटी लौटता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब सीरियसली काम करूंगा और लड़कियों से दूर रहूंगा, लेकिन मैं जहां भी जाता हूँ वहां मुझे अपनी कोई ना कोई एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। रूम रेंट करने जाता हूँ, जिस पर मकान मालकिन भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड निकलती है। जॉब ढूंढने जाता हूँ, जिस पर वहां भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। टीवी सीरीज देखता हूँ, जिसमें मेन फीमेल कैरेक्टर भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ही होती है। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स अभी तक मुझसे नाराज होती हैं और हर रात चुपके से मेरे बेड तक पहुंच जाती हैं। अचानक एक लड़ाई और तेज आवाज से मेरी आंख खुल जाती है। तभी कार में अनाउंसमेंट होता है, युनचेंग स्टेशन आने वाला है, सभी लोग उतरने की तैयारी कर लें। यह सुनकर मैं धीरे से खुद से कहता हूँ, अच्छा हुआ, वो सब बस एक लंबा नाइटमेयर था। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही कुछ लड़कियां मेरी तरफ उंगली करके देखने लगती हैं, जिस पर वो कहती हैं, उस लड़के को देखो कितना हैंडसम है। अगर पहले वाली बात होती तो मैं थोड़ा एंजॉय करता, लेकिन अब मुझे सिर्फ डर लगता है। इसके बाद मैं अपने प्लान के हिसाब से नान्यांग में घर रेंट करने पहुंचता हूं। एजेंट ली वेइचियांग बड़े एक्साइटमेंट के साथ मुझे एक नए लग्जरी अपार्टमेंट में लेकर जाता है। वह कहता है, ये 70 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है, इतना बड़ा और लग्जरी, और अभी सिर्फ 1000 युआन में मिल रहा है। जिस पर मैं हैरान होकर पूछता हूँ, ब्रदर ली, ये घर सच में सिर्फ 1000 युआन का है? मुझे यकीन ही नहीं होता, इतना सस्ता होना तो हद से ज्यादा है। जिस पर ली वेइकियांग मुस्कुराते हुए कहता है, टेंशन मत लो, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। ये लग्जरी अपार्टमेंट पहले स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस था, लेकिन अब इसके दाम गिर गए हैं। लैंडलॉर्ड बस जल्दी से पैसे वापस पाना चाहती है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं और मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ। इसके बाद ली वेइचियांग मुझसे कहता है कि मैं थोड़ा वेट करूं। वो नीचे जाकर लैंडलॉर्ड को लेकर आता है और हैंडओवर करवा देता है। ज्यादा देर नहीं होती, तभी बाहर से ली वेइकियांग की आवाज आती है। उसके साथ एक लड़की अंदर आती है, जिसके हाथ में नीली अम्ब्रेला होती है। वह हंसते हुए कहती है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, इतनी जल्दी ये फ्लैट रेंट पर दे दिया। मैं अचानक मुड़कर उसके पैरों की तरफ देखता हूँ। दरवाजे से अंदर आते ही उसकी हाई हील्स सबसे पहले नजर आती हैं और उसके सफेद पैर के टखने पर एक खास बर्थ मार्क बना होता है। यह देखकर मैं तुरंत वॉशरूम में छिप जाता हूँ। तभी बाहर लिविंग रूम से लैंडलॉर्ड की आवाज आती है, वो आदमी कहाँ है? जिस पर मैं अपनी आवाज बदलकर कहता हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर आप वीचैट छोड़ दीजिए, मैं बाद में ऐड कर लूंगा। मैं अपनी आवाज छुपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाहर वाली औरत अचानक ली वेइचियांग से पूछती है, मिस्टर, जो की आवाज कुछ अजीब नहीं लग रही, क्या ऐसी बहुत तेज चल रहा है? जिस पर उसे सर्दी हो गई है। लेकिन अगले ही पल वो अचानक पूछती है, तुमने अभी उसे मिस्टर झाओ कहा था, उसका पूरा नाम क्या है? जिस पर ली वेइकियांग कहता है, मैं बताना भूल गया, उस आदमी का नाम झाओ यांग है और वो अभी अभी क्लाउड सिटी वापस लौटा है। यह सुनते ही बाहर से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज मेरी तरफ आने लगती है, जिसके बाद वो वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है, झोयांग, अब नाटक बंद करो और जल्दी बाहर आओ। मैं गहरी सांस लेता हूँ और मजबूरी में दरवाजा खोल देता हूँ। काफी देर तक चुप रहने के बाद मैं ऑकवर्ड तरीके से मुस्कुराकर कहता हूँ, शाओ शुआंग। मेरे सामने खड़ी लड़की शु शाओ शुआंग होती है। वो युनचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस लड़की हुआ करती थी और फिर वो उन्हीं 4 लड़कियों में से एक होती है जिन्हें मैंने एक साथ डेट किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो पहली बार कॉलेज में आई थी। उसने नीली रिबन लगा रखी थी, काली ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे पैर और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ने आते ही सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था, जिस पर बहुत सारे लोग तुरंत उसके पीछे पड़ गए थे। लेकिन बात मेरी सोच से भी ज्यादा आसानी से हो गई थी, क्योंकि ये लड़की सेन यान फैमिली की बेटी थी और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही वो मुझ पर पूरी तरह फिदा हो गई थी। उस वक्त वो मेरे लिए इतनी क्रेजी हो गई थी कि उसने यहां तक कह दिया था कि वो मुझे अपनी कंपनी का बॉस बना देगी और खुद मेरे साथ रहेगी। वो जितनी क्यूट थी उतनी ही खतरनाक भी थी। जब मेरा 4 लड़कियों वाला राज खुल गया था, तब सबसे पहले उसी ने मेरे ऊपर मिलियन युआन रिवॉर्ड लगा दिया था। अगर मुझे अपनी 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में से किसी एक से सबसे ज्यादा डर लगता था तो वो डेफिनेटली चू शाओशुआंग ही थी। इस वक्त इस रेंट वाले घर में माहौल बहुत अजीब हो जाता है, जिस पर ली वेचियांग समझ जाता है कि मामला ठीक नहीं है और वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। मैं जल्दी से कहता हूँ, ब्रदर ली, ये घर मेरे लिए सही नहीं है, मुझे मेरा डिपॉजिट भी नहीं चाहिए, मैं ये घर रेंट नहीं करूंगा। जिस पर शु शाओशुआंग मुझे घूरते हुए कहती है, क्या तुम फिर से भागना चाहते हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब इतनी आसानी से नहीं जा सकते। अगर तुमने जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट दूंगी। मैं अभी अभी क्लाउड सिटी वापस आया होता हूँ और वो आते ही मुझे केस में फंसाने की धमकी देने लगती है। मेरी जॉब भी अभी तक फिक्स नहीं हुई होती, मैं सच में इतना झंझट नहीं झेल सकता। जिस पर मैं तुरंत अपना एटीट्यूड बदल देता हूँ और हंसते हुए कहता हूँ, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इतना अच्छा घर में कैसे छोड़ सकता हूँ? शाओशुआंग, तुम सीरियसली ले गई क्या?
जिस पर वो मुझे देखती है और कहती है, शाओ शुआंग, अभी किसी ने मुझे मिस शू कहा था ना। यह सुनकर मैं ऑकवर्ड होकर मुस्कुराता हूँ। वो फिर पूछती है, हमारे बीच क्या रिश्ता है बताओ। जिस पर मैं गहरी सांस लेकर धीरे से कहता हूँ, बेबी। ये दो शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे उनमें कोई मैजिक हो। शू शाओ शुआंग का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। वो घबराकर खिड़की की तरफ देखने लगती है और कहती है, कौन बेबी, क्या हम इतने क्लोज हैं? पास खड़ा ली वेइचियांग हमें ऐसे देखता है जैसे वो पत्थर बन गया हो। मुझे डर लगता है कि कहीं अगले ही पल शू शाओ शुआंग फिर से नाराज होकर चली न जाए। जिस पर मैं तुरंत बात बदल देता हूँ, रेंट की बात करता हूँ और उसे वीचैट पर 5,000 युआन ट्रांसफर कर देता हूँ। लेकिन वो जाने का कोई इरादा नहीं दिखाती, बल्कि वो धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगती है। उसकी खुशबू सीधा मेरी सांसों तक पहुंचती है। फिर वो मुझे देखकर कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही चली जाऊं? यह सुनकर अपनी जान बचाने के लिए मैं फैसला करता हूं कि अब सच बोल देना ही सही रहेगा। जिस पर मैं कहता हूं, शाओशुआंग, मैं पिछले 3 साल से 4 टेम्पल्स में था। मैंने वहां बहुत कुछ सीखा है। मैं सच में तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन मैं कसम खाता हूं अब आगे से मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं अब अपनी बीमारी से ठीक हो चुका हूं, इसलिए प्लीज मुझे परेशान मत करो। यह सुनकर शू शाओ शुआंग कुछ देर के लिए चुप रह जाती है। उसकी आंखों में हैरानी और घबराहट साफ दिखाई देती है। फिर वो धीरे से कहती है, तुम्हें सच में समझ आ गया है कि तुमसे गलती हुई थी? जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, हाँ सच में, अब मैं अच्छे से रहूंगा। जिस पर वो कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। वो सोचती है कि मैं उससे पैचअप की बात कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो मेरे ऊपर लगाए गए हंट ऑर्डर की बात कर रही है। इस तरह हम दोनों बिल्कुल अलग बात सोचते हुए भी एक अजीब से एग्रीमेंट पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद किसी तरह मैं शू शाओ शुआंग को वहां से भेज देता हूँ। वो अपने 3 मिलियन से भी ज्यादा की पिंक कार में बैठकर चली जाती है। उसकी 720S देखकर उसका रियल एटीट्यूड साफ दिखता है, लेकिन मुझे बस इस बात की खुशी होती है कि मैं एक और दिन बच गया। अगले दिन मैं जॉब ढूंढने निकलता हूँ, लेकिन वहां भी मेरी हालत खराब हो जाती है। मेरा मेजर मार्केटिंग होता है, लेकिन 3 साल तक मंदिर में रहने और दुनिया से कटे रहने की वजह से मेरा रिज्यूमे लगभग खाली होता है। हालांकि बाहर की दुनिया को मैं यही बताता हूं कि मैं पिछले 3 साल से फेल था, लेकिन इसके बावजूद हर कंपनी का एचआर मुझे देखकर अजीब रिएक्शन देता है। पूरी तरह थक कर मैं आखिरी कंपनी में पहुंचता हूं। वहां इंटरव्यू रूम के बाहर कंपनी के स्टूडियो में कुछ गड़बड़ चल रही होती है। कोई कहता है कि किसी मॉडल की उंगली टूट गई है और इसी वजह से शूटिंग रुक गई है। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूं, क्या मैं 3 साल का बच्चा हूं जो इस तरह का बहाना मान लूंगा? तभी अंदर से एक आदमी गुस्से में कहता है, झो वेनेओ से कह दो कि मोशन मीडिया अब आगे कभी उसके साथ काम नहीं करेगी। वो खुद को समझता क्या है? इसी बीच मिस्टर झांग गुस्से में बाहर निकलता है। उसी समय मैं अपना मुड़ा हुआ रिज्यूमे हाथ में लेकर उदास चेहरा बनाए मीटिंग रूम से बाहर निकल रहा होता हूँ। मैं अभी हॉलवे से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाता, तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। जिस पर वो शॉक्ड होकर धीरे से कहता है, झो यांग। मैं मोशन मीडिया से बाहर निकलता हूँ। मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुका होता है। डिपॉजिट का पैसा भी खत्म होने वाला होता है और मैं सोचने लगता हूँ कि अब शायद मुझे खाना डिलीवर करना पड़ेगा। मैं अभी यही सोच ही रहा होता हूँ, तभी पीछे से वही एचआर भागते हुए आता है जिसने अभी मेरा इंटरव्यू लिया था। वो हाँफते हुए कहता है, 1 मिनट रुको। फिर वो कहता है, हमें लगता है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत अच्छी है। क्या तुम्हें हमारे यहाँ काम करने में इंटरेस्ट है? यह सुनकर मेरी जिंदगी जैसे अचानक ऊपर नीचे होने लगती है। मुझे लगता है कि शायद मेरी सिंसियरिटी ने उन्हें इम्प्रेस कर दिया। मैं तुरंत कहता हूँ कि मैं मार्केटिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही एचआर ऑकवर्ड होकर मुझे रोक देता है। वो कहता है, असल में हम तुम्हें मार्केटिंग की जॉब नहीं देना चाहते, हम तुम्हें मॉडल बनाना चाहते हैं। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप रह जाता हूँ। कॉलेज के टाइम पर भी किसी ने मुझे मॉडल बनने के लिए कहा था, लेकिन तब मैं अपनी 4 गर्लफ्रेंड्स के बीच इतना उलझा हुआ था कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन अलग होती है। यहाँ बेसिक सैलरी 8,000 होती है, ऊपर से कमीशन और डिविडेंड भी मिलता है, जबकि मार्केटिंग में सिर्फ 6,000 की सैलरी मिलती है। जिस पर मैं बिना कुछ सोचे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ। सर्वाइवल के लिए मैं मॉडल क्या, जरूरत पड़े तो ईंट भी उठा सकता हूँ। इसके बाद वो लोग मुझे एक प्रोफेशनल स्टूडियो में लेकर जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद पहले कोई आसान ट्रेनिंग होगी, लेकिन वहां मौजूद लोग मुझे ऐसे देखने लगते हैं जैसे मैं कोई बहुत कीमती चीज हूँ। खासकर झोंग कुई नाम का फोटोग्राफर मुझे देखकर बार बार हैरान होता है। फिर वो लोग मुझे तेज लाइट्स के सामने खड़ा कर देते हैं और मेरी ऑकवर्ड मॉडलिंग करियर शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता होता कि इसके पीछे मिस्टर झांग का हाथ होता है। वही मिस्टर झांग जिसने कुछ देर पहले मेरे रिज्यूमे का मजाक उड़ाने वाले एचआर को डांटा था। इस वक्त वो दरवाजे की हल्की सी दरार से मुझे देख रहा होता है। उसकी आंखों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स होती हैं। वो मुझे पोज करते हुए देखता है और धीरे से अपने होंठ काटता है। फिर वो मन ही मन कहता है, बेवकूफ, क्लाउड सिटी लौटकर भी मेरे पास नहीं आया।
और यही मिस्टर झांग दरअसल मोक्सिन मीडिया की बॉस जेंग यूवेई होती है। वो मेरी दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। पूरी शूटिंग में करीब 5 घंटे लग जाते हैं। मैं अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। तभी एक असिस्टेंट मेरे पास आता है और कहता है, मिस्टर झांग आपसे मिलना चाहती हैं, प्लीज मेरे साथ आइए। मैं अंदर जाता हूँ। बॉस चेयर पर एक औरत मेरी तरफ पीठ करके बैठी होती है। उसकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगती है। वो पूछती है, काम कैसा लग रहा है? जिस पर मैं कहता हूँ, काफी अच्छा है, थैंक्स, आपने मुझे ये मौका दिया। तभी वो अचानक पूछती है, तुम क्लाउड सिटी वापस कब आए? यह सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि उसे कैसे पता चला कि मैं वापस आ गया हूँ। अगले ही पल वो धीरे से मुड़ती है। उसका चेहरा देखते ही मैं पूरी तरह शॉक हो जाता हूँ। वो झांग यूवेई होती है। उसे देखते ही मेरी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। कॉलेज के सेकंड ईयर की वो बारिश वाली रात, मूवी थिएटर और फिर उससे पहली मुलाकात। उस वक्त मैं बस एक गरीब स्टूडेंट था और वो मेरी उन 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक होती है। लेकिन बाकी सबसे अलग वो वही इंसान होती है जिसके लिए मेरे दिल में सबसे ज्यादा गिल्ट होता है, क्योंकि सिर्फ वही ऐसी होती है जिसने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। बाकी सब मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसने कभी मुझे नीचे गिराने की कोशिश नहीं की। फिर वो मुझे देखकर धीरे से कहती है, जल्दी वापस आ जाते, 3 साल हो गए, मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। 3 साल पहले की वो सिंपल और कमजोर लड़की अब एक स्ट्रॉन्ग फीमेल बॉस बन चुकी होती है। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, तुम्हें अभी भी मेरी याद है? वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, मुझे लगा था तुम जैसे बड़े स्कमबैग मुझे भूल चुके होगे। यह सुनकर मैं शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे कर लेता हूँ। फिर मैं उसे पिछले 3 साल की सारी बातें बता देता हूँ, मंदिर में रहना, भागते रहना और बाकी सब कुछ। मेरी बात सुनने के बाद वो धीरे से अपना हाथ मेरे सिर पर रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले किया करती थी, क्योंकि वो मुझसे 2 साल बड़ी होती है और हमेशा मेरी केयर करती थी। उसकी इतनी सॉफ्टनेस देखकर मुझे शुशाओ शुआंग की धमकी से भी ज्यादा बुरा फील होने लगता है। मैं टाइम देखता हूँ, लगभग रात के 12 बज चुके होते हैं। बाहर बारिश भी हो चुकी होती है और सबवे भी बंद हो चुकी होती है। जिस पर मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूं उससे पहले ही झेंग यूवेई खड़ी हो जाती है। वो अपनी कार कीज उठाती है और सीधे कहती है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। अगर वो मुझे घर तक छोड़ने गई और नीचे शु श्याओ शुआंग मिल गई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन झांग यूवेई मेरी कोई बात नहीं सुनती। वो मुझे सीधा अपनी कार में बैठा लेती है। रास्ते में वो मेरी तरफ देखकर धीरे से सांस छोड़ती है और कहती है, सच में तुम अभी भी वैसे ही हो, तुम बिल्कुल नहीं बदले। मुझे वो पुराना टाइम याद आ जाता है जब तुम मेरे साथ रहते थे। जब हम जिनू होम के नीचे पहुंचते हैं तब भी झांग यूवेई के जाने का कोई इरादा नहीं होता। वो कहती है कि बॉस होने के नाते उसे अपने सबऑर्डिनेट की केयर करनी चाहिए और वो कल मुझे ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट दे देगी। जिस पर मैं कुछ नहीं कह पाता। आखिर मैं उसका सबऑर्डिनेट होता हूँ, इसलिए मना भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, 5वीं मंजिल के बाहर शु श्याओ शुआंग हाथ में अपना बनाया हुआ लंच बॉक्स लिए बैठी होती है। वो नीचे झुककर बैठी होती है, लेकिन जैसे ही वो मुझे और झेंग यूवेई को साथ में बाहर आते देखती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। फिर वो भागकर मेरे पास आती है और मेरा कॉलर पकड़ लेती है। वो गुस्से में कहती है, तुमने कल ही कहा था कि अब कुछ गलत नहीं करोगे और आज ही किसी और लड़की को घर ले आए। यह सुनकर मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। एक तरफ लैंडलॉर्ड वाली एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी होती है और दूसरी तरफ बॉस वाली एक्स गर्लफ्रेंड। जिस पर मैं जल्दी से कहता हूँ, मेरी बात सुनो, ये लैंडलॉर्ड है जिससे मैं कल मिला था और ये बॉस है जिससे मैं आज मिला हूँ। मैं 3 उंगलियां उठाकर कसम खाता हूँ। हालांकि बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये सब सच में सिर्फ कोइंसिडेंस होता है। मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। हम अभी ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे थे और ये बस मुझे घर छोड़ने आई है। जिस पर झांग यूवेई भी मेरी बात मान लेती है। वो कहती है कि हाँ, हम ओवरटाइम कर रहे थे। लेकिन फिर वो शु शाओ शुआंग की तरफ देखकर कहती है, लेकिन तुम लैंडलॉर्ड होकर आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? रेंट लेने आई हो क्या? जिस पर शु शाओ शुआंग तुरंत कहती है, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूं यहाँ आ सकती हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरती हैं, जिसके बाद शु शाओ शुआंग कहती है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अंदर चलकर बात करते हैं, मैं आज रात झाओ यांग के साथ यहीं रहूंगी। जिस पर झांग यूवेई भी तुरंत कहती है, अगर तुम आ सकती हो तो मैं भी आ सकती हूँ, मुझे भी इससे बहुत सारी बातें करनी है। और फिर दोनों आपस में एग्री कर लेती हैं। लेकिन किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा होता कि मैं क्या चाहता हूँ। 3 दिन पहले मंदिर में एक मॉन्क ने मुझे वार्निंग दी थी कि मुझे लड़कियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन अब मैं इस सोफा पर बैठा होता हूँ। मेरे बाएं तरफ लैंडलॉर्ड एक्स गर्लफ्रेंड शु श्याओ शुआंग बैठी होती है और दाएं तरफ बॉस एक्स गर्लफ्रेंड झांग यूवेई बैठी होती है। मैं मन ही मन कहता हूँ, हे भगवान, अब मुझे कौन बचाएगा? इस अजीब और भारी माहौल को खत्म करने के लिए मैं कहता हूँ कि चलो लेट नाइट स्नैक खाते हैं। जिस पर श्याओ शुआंग मुझे वो लंच बॉक्स देती है। वो बहाना बनाती है कि वो इसे बस रास्ते में लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही मैं लंच बॉक्स खोलता हूँ उसके अंदर वही शेड्रेड पोक होता है जो कॉलेज में मेरा फेवरेट हुआ करता था, और वो अभी भी गर्म होता है। ये देखकर मुझे समझ आ जाता है कि वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ यूवे भी पीछे नहीं रहती। वो सीधे टेक अवे ऐप खोलती है और याके चुआन के साथ बियर ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद 3 बड़े बॉक्सेस बियर के आ जाते हैं। डिलीवरी वाला अंदर बैठी 2 खूबसूरत लड़कियों को देखकर मुझे बहुत रिस्पेक्ट से देखता है, जिस पर मैं सिर्फ ऑकवर्ड होकर मुस्कुराता हूँ। कुछ
देर बाद हम तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। मैं श्याओ शुआंग के हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ। वही पुराना टेस्ट मुझे फिर से याद आ जाता है, जिस पर मेरे दिल में गिल्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो दोनों मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करती हैं और मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ होता हूँ। इसके बाद मैं लगातार बियर पीने लगता हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाता, एक के बाद एक बोतल खत्म कर देता हूँ। फिर एक बियर कैन उठाकर उसे भी एक ही बार में पी जाता हूँ। थोड़ी ही देर में मुझे शराब चढ़ जाती है। मैं नशे में खुद को थप्पड़ मारता हूँ और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलने लगता हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन आगे से अगर तुम दोनों को कभी कोई परेशानी हुई तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। मुझे बस इतना याद रहता है कि शिव शाओशुआंग और झांग युवेई दोनों मिलकर मुझे उठाकर बेड तक लेकर जाती हैं, जिस पर युवेई धीरे से मुझे कंबल ओढ़ा देती है और मेरे सिर पर हाथ फेरती है। उसी समय मुझे शु शाओशुआंग की आवाज सुनाई देती है। वो अचानक पूछती है, सच बताओ, क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो? जिस पर झांग युवेई मेरी तरफ देखती है। मैं उस वक्त सो रहा होता हूँ। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस साफ दिखाई देती है। फिर वो धीरे से कहती है, उसने मुझे मेरा पहला DSLR दिया था, उसी ने मेरे फोटोग्राफी ड्रीम को सपोर्ट किया था, इसलिए मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। जिस पर शु शाओशुआंग बिना सोचे तुरंत कहती है, मैं भी अभी तक जोयांग को पसंद करती हूँ। फिर वो धीरे से कहती है, मैं उसे मारना भी चाहती हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं उसे दोबारा भागने नहीं दूंगी। यह सुनकर झांग युवेई हल्का सा मुस्कुराती है। फिर वो मेरे कान को खींचती है और शु शाओशुआंग से कहती है, तुम्हारा एटीट्यूड अभी भी बिल्कुल पहले जैसा है। लेकिन फिर वो धीरे से कहती है, तुम्हें मुझसे नहीं, बाकी लड़कियों से सावधान रहना चाहिए। और इसी तरह दोनों एक दूसरे का वीचैट ऐड कर लेती हैं, ताकि बाकी एक्स गर्लफ्रेंड्स के खिलाफ वो एक टेम्परेरी अलायंस बना सकें। अगले दिन दोपहर में मेरी आंख खुलती है। मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मैं आंख खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि शु शाओशुआंग मेरे ऊपर सो रही होती है। उसी वक्त बेडरूम का दरवाजा खुलता है और झांग युवेई बाहर आती है। उसे देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। मुझे लगता है कि कल रात नशे में मैंने जरूर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी होगी। जिस पर मैं घबराकर पूछता हूँ, कल रात मैंने कुछ किया था क्या? लेकिन वो दोनों मुझे देखकर हंसने लगती हैं। फिर झांग युवेई कहती है, तुम तो कल रात मरे हुए इंसान की तरह सो रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। यह सुनकर मैं राहत की सांस लेता हूँ। आज झांग युवेई अच्छे मूड में होती है, इसलिए वो मुझे एक दिन की छुट्टी दे देती है। कंपनी जाने से पहले वो पूरे घर को अच्छे से साफ भी कर देती है। फिर जाते जाते मुझे वार्निंग देती है कि उसके ना रहने पर मैं कोई गड़बड़ ना करूं। इसके बाद शु शाओशुआंग भी उठ जाती है और जैसे ही उसे कल रात की अपनी बात याद आती है, उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है, क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो अभी भी झोबियांग को पसंद करती है। यह सोचकर वो शर्म से कहीं छिप जाना चाहती है। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, शाओशुआंग, तुम उठ गई। फिर मैं उससे पूछता हूँ, तुमने और झांग युवेई ने कल रात क्या बात की थी? जिस पर वो मुझे घूर कर कहती है, बहुत सारी बातें, जैसे कि तुम्हें सोते हुए ही मार देना चाहिए या नहीं। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ जाती है। मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि अब आगे से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। इसके बाद सुबह की धूप कमरे में आ रही होती है। मैं चुपचाप शु शाओशुआंग के पीछे खड़ा होकर उसके बाल ठीक करने लगता हूँ और उस पल मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं फिर से 3 साल पहले वाले दिनों में वापस पहुंच गया हूँ। आज दोपहर एक अच्छी मूवी लगी हुई है, जोयांग, चलो साथ में देखने चलते हैं। शु शाओशुआंग मुझे दोपहर में मूवी देखने के लिए बुलाती है, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ, आज नहीं, आज मुझे कंपनी जाना है। जॉब का पहला दिन है, मुझे अपने कॉलेग्स पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है। जिस पर वो थोड़ा नाराज होकर मुझे देखती है। फिर जैसे ही मैं जाने लगता हूँ, वो अचानक अपना एक और टैलेंट दिखा देती है। वो सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। फिर वो पीछे मुड़कर कहती है, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, ये पूरी बिल्डिंग मेरी है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो कभी भी सामने वाले घर का दरवाजा नॉक कर देना। यह सुनकर मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मुझे सच में समझ नहीं आता कि ये लड़की आखिर कितनी अमीर है। इसके बाद वो हल्के लाल चेहरे के साथ मुझे चुटकी काटती है और वार्निंग देती है कि कंपनी में कोई गड़बड़ मत करना। जिसके बाद वो वापस चली जाती है। मैं पूरे जोश के साथ कंपनी पहुंचता हूं, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचता हूं, वहां का सीन देखकर पूरी तरह चौंक जाता हूं। कंपनी के गेट के सामने लड़कियों की एक बड़ी भीड़ खड़ी होती है। उनके हाथ में बैनर्स होते हैं और वो मोशिन मीडिया के खिलाफ चिल्ला रही होती हैं। वो कह रही होती हैं कि मोशिन मीडिया ने उनके आइडल जो वेन्याओ को धोखा दिया है, उसकी जगह किसी और को कवर शूट दे दिया गया है। यह देखकर मैं घबरा जाता हूँ। फिर भी मैं हिम्मत करके उनके पास जाता हूँ और धीरे से पूछता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर एक लड़की गुस्से में कहती है, किसी हरामी ने बैकडोर से एंट्री लेकर हमारे भाई की जगह कवर शूट छीन लिया। यह सुनकर मैं कांपती हुई आवाज में पूछता हूँ, क्या तुम्हें उस इंसान का नाम पता है? जिस पर वो और भी गुस्से में कहती है, उस कमीने का नाम जो यांग है। यह सुनते ही मैं वहीं जम जाता हूँ। मेरे सामने खड़ी वही लड़कियां जो मुझे मार डालने की बात कर रही होती हैं, असल में मेरे ही खिलाफ खड़ी होती हैं। मेरे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। काफी देर बाद मुझे समझ आता है कि जिस आदमी को ये सब लोग गाली दे रही हैं, वो मैं ही हूँ। जिस पर अपनी जान बचाने के लिए मैं ऐसे बिहेव करने लगता हूँ जैसे मैं कोई राह चलता आदमी हूँ।
लेकिन मैं उन फैन गर्ल्स को कम समझ लेता हूँ। किसी ने ग्रुप में मेरी फोटो भेज दी होती है और अगले ही पल मेरी पहचान खुल जाती है, जिस पर सारी लड़कियां मेरी तरफ देखने लगती हैं। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। मैं जल्दी से कहता हूँ मैं उस स्टार को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने की जगह और ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। फिर वो लोग झांग युवेई को भी गालियां देने लगती हैं। वो कहती हैं, झांग सरनेम वाली बॉस भी कोई अच्छी नहीं है, उसने जरूर तुम्हें अपने पास रख लिया होगा, तभी तुम्हें ये मौका मिला है। जिस पर मेरा चेहरा तुरंत बदल जाता है। मुझे गाली दो, मैं सह सकता हूँ, लेकिन मैं झांग युवेई के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता। अगले ही पल मैं अपना हाथ उठाता हूँ और सबसे ज्यादा गाली देने वाले 180 पाउंड के आदमी को सीधा पंच मार देता हूँ। वो आदमी सीधे पीछे जाकर भीड़ में गिर जाता है और फिर पूरा माहौल अचानक बिगड़ जाता है। चारों तरफ चीखने की आवाज आने लगती है। लड़कियां मेरी तरफ भागने लगती हैं। लेकिन 3 साल मंदिर में रहने की वजह से मेरा शरीर पहले से बहुत मजबूत होता है। मेरी हाइट भी 1.85 मीटर होती है, इसलिए मैं भीड़ के बीच खुद को बचाने की कोशिश करता हूँ। उसी वक्त ऊपर ऑफिस में झांग युवेई मुझे खिड़की से देख रही होती है। पहले तो वो मुझे देखकर हल्का मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मुझे मारा जा रहा है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है, जिस पर वो घबराकर नीचे भागती है। जब वो नीचे पहुंचती है तब तक मेरे चेहरे से खून निकल रहा होता है। यह देखकर उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसके दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन उसे इस बात का दुख नहीं होता कि मैंने उन लड़कियों को मारा। उसे इस बात का दुख होता है कि मेरी वजह से उसकी कंपनी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर ये बात हॉट सर्च पर चली गई तो मोशन मीडिया की 3 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। जिस पर झांग युवेई जल्दी से मेरे पास आती है। वो दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ती है और चेक करती है कि मुझे कितनी चोट लगी है। जब उसे पता चलता है कि चोट ज्यादा नहीं है, तब वो अचानक गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें छुट्टी दी थी, फिर तुम कंपनी क्यों आए? जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, सिस्टर वेई, गुस्सा मत हो। फिर मैं कहता हूँ, तुम बस ये बोल देना कि मैं टेम्परेरी वर्कर हूँ, सारी गलती मेरे ऊपर डाल दो और मुझे निकाल दो। मैं सोचता हूँ कि वो कंपनी की वजह से परेशान है, इसलिए मैं उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए चुप रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती है और अब मुझे 7 दिन की डिटेंशन होने वाली होती है। जैसा मैंने सोचा था वही होता है। थोड़ी ही देर में मीडिया कंपनी के एक मेल एम्प्लॉय और फीमेल फैंस के बीच हुई लड़ाई हॉट सर्च पर आ जाती है। हर तरफ न्यूज फैल जाती है। इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस घूमने लगते हैं जिन्हें जानबूझकर एडिट किया गया होता है, जिस पर मुझे विलेन की तरह दिखाया जाता है, जैसे सारी गलती सिर्फ मेरी हो। उसी समय शाम को युंगवांग बिल्डिंग के नीचे एक ब्लैक नैनी कार आकर रुकती है। उसमें से एक लंबी खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। उसकी खूबसूरती देखते ही हर कोई उसे पहचान लेता है। वो पेरेंट्स होती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे फेमस एक्ट्रेस। वो आज की सबसे बड़ी स्टार होती है और साथ ही इमोशन मीडिया की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट भी होती है। लिफ्ट में उसका असिस्टेंट उसे मेरे फाइट वाला हॉट सर्च दिखाता है। वो मजाक में कहता है जो वेनेओ के फैंस को किसी ने पीट दिया, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स उस वीडियो में मेरा चेहरा देखती है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो धीरे से पूछती है, इस आदमी का नाम क्या है? जिस पर असिस्टेंट कहता है, इसका नाम जो यांग है, ये मोशन मीडिया का नया मेल मॉडल है और अभी इसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। यह सुनते ही पेरेंट्स की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। फिर वो तुरंत कहती है, आज रात के अंदर जो यांग से जुड़ी सारी हॉट सर्च हटा दो। उसकी आवाज गुस्से और एक्साइटमेंट से कांप रही होती है। सारे मीडिया रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, जो वेनेओ के सारे काले राज निकालो और उस फाइट वाली वीडियो का ओरिजिनल वर्जन भी ढूंढो। मैं चाहती हूँ कि जो वेनेओ अभी के अभी खत्म हो जाए। इस बार जो यांग ने किसी नॉर्मल मुसीबत को नहीं छेड़ा था। इस बार उसने सीधे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को मैदान में बुला लिया था। और जिस रात मैं लॉकअप में पहली बार सो रहा होता हूँ, उसी रात कुछ लोग पूरी रात जागने वाले होते हैं। उसी समय शु शाओशुआंग किचन में गाना गुनगुनाते हुए मेरे लिए पोटैटो बीफ स्टू बना रही होती है। वो पूरे खुश मूड में होती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि मैं बाहर आते ही उसके साथ मूवी देखने जाऊंगा। लेकिन तभी झांग युवेई का वीचैट मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि झाओ यांग लड़ाई की वजह से 7 दिन के लिए अंदर चला गया है। यह सुनते ही शु शाओशुआंग का पूरा मूड खराब हो जाता है। उसका सारा स्वीट सपना उसी वक्त टूट जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि यह सब झो वेनेओ नाम के एक ट्रैफिक स्टार की वजह से हुआ है, उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो जाती हैं। जिस पर वो तुरंत किसी को फोन लगाती है और कहती है, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। उधर उसी वक्त झो वेनेओ एक आलीशान मैंशन में लगभग 50 साल की एक औरत के साथ जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि उसने सारी गंदगी मेरे ऊपर डाल दी है और अब मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। वो मन ही मन सोचता है कि अब मैं हमेशा के लिए खत्म हो चुका हूं। लेकिन अगली सुबह उसके सामने कुछ और ही होने वाला होता है। सुबह सुबह उसका असिस्टेंट घबराया हुआ उसके पास आता है और कहता है, ब्रदर याओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिस पर झो वेनेओ जल्दी से वेइबो खोलता है और वहां जो वो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। टॉप 50 ट्रेंडिंग में से 32 टॉपिक्स सिर्फ उसी के खिलाफ होते हैं। उसके नाइट क्लब वाले स्कैंडल्स, उसके पुराने अफेयर्स
और उसके सारे डर्टी सीक्रेट्स एक एक करके सामने आने लगते हैं। और फिर सबसे बड़ा धमाका होता है, उसकी उस उम्रदराज औरत के साथ वाली हाई डेफिनेशन फोटोज पूरी इंटरनेट पर फैल जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है उस फाइट वाले केस का सच बाहर आना। पूरा ओरिजिनल वीडियो सामने आ जाता है और उसमें साफ दिखता है कि मैं किसी को बिना वजह नहीं मारता, मैं सिर्फ इसलिए फाइट करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया था। जिस पर पूरी पब्लिक ओपिनियन अचानक बदल जाती है। मैं विलेन से विक्टिम बन जाता हूं और जो वेन्याओ जिसकी इमेज पहले परफेक्ट थी वो एकदम नीचे गिर जाती है। उसके सारे ब्रांड डील्स कैंसिल हो जाते हैं, सारे एंडोर्समेंट्स खत्म हो जाते हैं और फिर युनचेंग का सबसे बड़ा ब्लैक मटेरियल ग्रुप सीधा ऑर्डर देता है कि अब पूरे इंडस्ट्री में झो वेन्याओ को बैन किया जाएगा। जिस पर झो वेन्याओ अपने बेड पर बैठा रह जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसने आखिर किस इंसान को नाराज कर दिया। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि उस ब्लैक मटेरियल ग्रुप का चेयरमैन शु डागुओ होता है और जो शु शाओशुआंग मेरे लिए किचन में खाना बना रही होती है वो उसी शु डागुओ की बेटी होती है। उसने मुझसे नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से पंगा ले लिया था और इस बार उसने गलत इंसान को छेड़ दिया था। 7 दिन बाद मेरी डिटेंशन खत्म हो जाती है। मैं सोच रहा होता हूं कि अब बाहर निकलते ही मेरी जिंदगी पूरी तरह खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि झांग युवेई की कंपनी पर कोई असर पड़े। इसलिए मैं फैसला करता हूं कि सारी गलती मैं अकेले अपने ऊपर ले लूंगा। लेकिन जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता हूं वहां रिपोर्टर्स की भीड़ खड़ी होती है, जिस पर मैं कहता हूं चाहे वार्निंग देना हो या फाइट करना, सब मैंने अपनी मर्जी से किया था। मुझे बस झो वेन्याओ पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे मारा। मैं सोचता हूं कि अब सब लोग मुझे गालियां देंगे, लेकिन उल्टा रिपोर्टर्स मुझे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कुछ लोग तो मुझे थम्स अप तक दे देते हैं। यह देखकर मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता हूं। उसी समय झांग युवेई जल्दी से कार लेकर वहां पहुंचती है। वो मुझे बैठाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अपना फोन देखो। जिस पर मैं फोन खोलता हूं और मुझे पता चलता है कि इन 7 दिनों में पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। झो वेन्याओ के सारे सीक्रेट्स बाहर आ चुके होते हैं। उसके अफेयर्स, उसके लाइज, उसकी चीटिंग, सब कुछ इंटरनेट पर फैल चुका होता है। और मैं, जिसने गुस्से में किसी को मारा था, अचानक लोगों की नजर में हीरो बन गया होता हूं। जिस पर झांग युवेई अचानक कार रोक देती है। फिर वो मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखें थोड़ी नम होती हैं। फिर वो धीरे से पूछती है, झोयांग, मैंने उस दिन पूरी वीडियो देखी थी, क्या तुमने उनसे सिर्फ इसलिए फाइट की क्योंकि वो मुझे गालियां दे रहे थे? जिस पर मैं धीरे से कहता हूं, वो लोग बहुत बुरा बोल रहे थे, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूं उससे पहले ही जेंग युवेई की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे देखकर कुछ कहने ही वाला होता हूं, लेकिन अगले ही पल वो अचानक मेरा सिर पकड़ लेती है और फिर उसके नरम होंठ सीधे मेरे होंठों पर आ जाते हैं। यह देखकर मैं पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूं। जिस पर झांग युवेई भी तुरंत लाल हो जाती है। फिर वो जल्दी से कार स्टार्ट करती है और मुझे वापस कंपनी लेकर जाने लगती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक फैसला कर चुकी होती है। वो मन ही मन कहती है, सॉरी शाओशुआंग, लेकिन मैं अब भी झाओ यांग को छोड़ नहीं सकती। इसके बाद पूरी कार में अजीब सा माहौल हो जाता है। मैं बार बार अभी वाला किस याद करता रहता हूँ। 3 साल की मेहनत और कंट्रोल सब एक किस से टूटता हुआ महसूस होता है। उधर झांग युवेई भी स्टीयरिंग पकड़कर चुप बैठी होती है। ऐसा लगता है जैसे उसे भी अपनी हरकत पर शर्म आ रही हो। उसे डर होता है कि कहीं मैं उससे दूर ना हो जाऊं। कुछ देर बाद हम कंपनी पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही झांग युवेई कंपनी के बाहर खड़ी एक सफेद स्पोर्ट्स कार को देखती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो बिना कुछ बोले मुझे सीधे फर्स्ट फ्लोर के मीटिंग रूम में धकेल देती है और कहती है कि मैं बाहर ना निकलूं, क्योंकि बाहर मेरी तीसरी एक्स गर्लफ्रेंड आ चुकी होती है। उसका नाम पेई ल्यूसी होता है। वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सबसे फेमस एक्ट्रेस होती है। जैसे ही वो अंदर आती है, वो सीधे पूछती है, झोयांग कहाँ है? उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है, जिस पर झांग युवेई तुरंत कहती है, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने दूंगी। फिर वो गुस्से में कहती है, मैं किसी पागल इंसान को उसके पास नहीं जाने दूंगी, खासकर तुम्हें। क्योंकि झांग युवेई शु शाओशुआंग से तो नहीं डरती। उसे पता होता है कि शु शाओशुआंग बस गुस्सैल है, लेकिन पेई ल्यूसी अलग होती है। उसकी मेंटल कंडीशन बहुत अनस्टेबल होती है। वो सच में कुछ भी कर सकती है। वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है या खुद को भी। जिस पर पेई ल्यूसी पहले तो धमकी देती है कि वो पूरी कंपनी खत्म कर देगी, लेकिन जब झांग युवेई नहीं मानती तो अगले ही पल पेई ल्यूसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ऐसे रोने लगती है जैसे अभी टूट जाएगी। लेकिन जब झांग युवेई फिर भी नहीं मानती, तब उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी असली पागल स्माइल वापस आ जाती है। फिर वो बाहर खड़ी न्यूज वंस की तरफ इशारा करती है और कहती है, बाहर इतने सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि झो यांग मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है तो क्या होगा? उसकी आवाज में अजीब एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि पेई ल्यूसी ऐसी इंसान होती है जिसे फर्क नहीं पड़ता कि वो खुश रहेगी या नहीं। उसे सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि वो झो यांग के साथ रह सके, चाहे उसके लिए दोनों को साथ में बर्बाद ही क्यों ना होना पड़े। इस पागल इंसान के सामने, जो न सिर्फ खुद को खत्म कर सकता है बल्कि मुझे भी अपने साथ खींच सकता है, झांग युवेई आखिरकार मेरी जान बचाने के लिए मजबूरी में अपना सिर झुका देती है। जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगी। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर झांग युवेई पेई ल्यूसी को दरवाजे के अंदर जाने से पहले रोक देती है और इस टॉप एक्ट्रेस की बेहद अनस्टेबल मेंटल कंडीशन को देखकर युवेई जिद करती है कि वो सिक्योरिटी चेक स्टिक से उसकी तलाशी लेगी।
जिस पर जैसे ही अलार्म बजता है, पे ल्यूसी को मजबूरी में अपनी कमर के पीछे छुपाया हुआ पतला सा नाइफ निकालना पड़ता है, जिसे वो जमीन पर फेंक देती है और फिर बड़े आराम से अंदर चली जाती है। दरवाजा खुलता है और मुझे लगता है कि यू वही आई है, लेकिन अगले ही पल पी ल्यूसी किसी पिंजरे से निकली हुई भेड़िए की तरह सीधे मुझ पर टूट पड़ती है और मुझे जमीन पर गिरा देती है, जिस पर वो मुझे कसकर पकड़ते हुए कहती है, ब्रदर झायोआंग, लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं। पी ल्यूसी बिल्कुल किसी क्लिंजी किटन की तरह मेरे सीने में छुप जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक अपना चेहरा उठाती है और दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़ लेती है। उसकी आंखें पूरी तरह पागलपन से भरी होती हैं, जिस पर वो पूछती है, तुम मुझे 3 दिन पहले छोड़कर क्यों गए थे? क्या इसलिए क्योंकि मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूं, या फिर इन 4 बदबूदार औरतों की वजह से? बोलो। जिस पर मैं मजबूरी में अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थपकी देता हूं और अगले ही पल वो पागल लड़की फिर से शांत हो जाती है, जो देखकर वो फिर से एक छोटी सी दुखी लड़की की तरह रोने लगती है। यही है पे ल्यूसी, मेरी तीसरी एक्स गर्लफ्रेंड, एक ऐसी औरत जिसके दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम है। जिस पर वेई शीली को देखकर मैं अपने फर्स्ट ईयर की उस पहली मुलाकात को याद करने लगता हूँ। उस समय फिल्म स्कूल में उसे बाकी लोग बहुत परेशान करते थे और वो जोर से मेरे पास आकर मेरा कांटेक्ट मांगती है, जिस पर मैं दूर खड़े उन लोगों को देखकर हंस देता हूँ जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, और फिर मैं सीधे उससे कहता हूँ, अगर तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हें परेशान करें तो तुम्हें खुद मजबूत बनना पड़ेगा। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि वो सिंगल पेरेंट फैमिली में बड़ी हुई है और उसकी माँ ने उसे करेक्शन स्कूल भेज दिया था, जहां कई सालों तक उसका ब्रेन वॉश और सप्रेशन होता रहा था। मेरी वो बात उसके अंदर छुपे हुए मॉन्स्टर को बाहर निकालने वाली चाबी बन जाती है, जिस पर उसी दिन उसने अपने 5 रूममेट्स को घायल कर दिया था और बाद में मुझे सिर्फ एक मैसेज भेजती है, जिसमें लिखा होता है, मैंने उन्हें मारा और मैं वापस आ गई। गुड जॉब, है ना? इसके बाद उसकी दुनिया में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, वो और मैं। शुरुआत में जब मैं उसके साथ था तब मुझे सिर्फ इतना लगता है कि पे ल्यूसी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिस पर फर्स्ट ईयर में ही मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन तभी मैं उसे पागलों की तरह बेकाबू होते देखता हूँ। वो एक डैगर पकड़कर मुझे होटल रूम में बंद कर देती है और वो पागल एक्सपीरियंस ऐसा था जिसकी वजह से मैं दोबारा कभी ब्रेकअप का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद मैं उसकी नेचर को समझ जाता हूँ। हालांकि उसकी मेंटल कंडीशन खराब है, लेकिन उसका दिल सॉफ्ट है, हार्ड नहीं। अगर उसे 2 प्यार भरी बातें बोल दो और उसके सिर पर हाथ फेर दो तो वो आसानी से मान जाती है। और उस समय जब मेरी 4 लड़कियों के साथ रिलेशन होने वाली बात सामने आ गई थी, तब मैं 50% इसलिए भागा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझे मार ना दे। और इस समय वो मेरे सीने पर लगातार मुक्के मार रही होती है और रोते हुए कहती है, तुम घटिया आदमी, तुम भागे क्यों थे? जिस पर मैं कहता हूँ, क्या मैं इसलिए नहीं भागा था क्योंकि मुझे डर था कि तुम गुस्सा हो जाओगी? यह सुनकर मुझे फिर से यकीन हो जाता है कि चारों एक्स गर्लफ्रेंड्स में सबसे खतरनाक वही है, लेकिन सबसे आसान भी वही है। मैं बस उसे 2 प्यार भरी बातें कहता हूँ और उससे वादा करता हूँ कि मैं आगे भी क्लाउड सिटी में ही रहूंगा। जिस पर वो अगले ही पल किसी गुस्से वाली लड़की से शांत इंसान बन जाती है, लेकिन फिर भी वो तभी मानती है जब मैं उसे किस करने वाला होता हूँ। इसके बाद जब हम दोनों जमीन पर बैठे हुए फ्यूचर की बातें कर रहे होते हैं, तभी वो अचानक कुछ बैंक कार्ड्स निकालती है और फिर वो अपनी पिछले 3 साल की सारी कमाई मुझे दे देती है, जिस पर वो कहती है, ये सब तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हें आगे कभी काम न करना पड़े, ठीक है? एक इतनी फेमस एक्ट्रेस की इतनी बड़ी सेविंग को देखकर भी मैं बिना सोचे उसे मना कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहती, वो सच में मेरा ख्याल रखना चाहती है। जिस पर मैं उससे कहता हूँ, तुम अपनी स्टार वाली लाइफ जीती रहो और मैं यहाँ अपना काम करता रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जब भी तुम मुझे ढूंढने आओगी मैं हमेशा यहीं मिलूंगा। यह सुनकर वो चुपचाप मेरे सीने में आकर लिपट जाती है और आखिरकार वो अपने अंदर की वो एक्सट्रीम कंट्रोल वाली चाहत को थोड़ा छोड़ देती है। उसी समय झांग युवेई दरवाजे पर नॉक करती है और याद दिलाती है कि बाहर के रिपोर्टर्स अब अंदर घुसने वाले हैं, जिस पर मुझे समझ आता है कि ये सारे रिपोर्टर्स असल में पे ल्यूसी ही लेकर आई थी ताकि झांग युवेई मजबूरी में उसे मुझसे मिलने दे। इसके बाद मैं सिस्टर वेई से माफी मांगने के लिए कहता हूँ, जिस पर पे ल्यूसी पहले तो इंस्टिंक्टिवली मुंह बना देती है, लेकिन मेरी तरफ देखकर तुरंत मान जाती है। जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी, आगे से तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। इसके बाद मैं सेफ तरीके से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल आता हूँ, जिस पर झांग युवेई आखिरकार राहत की सांस लेती है और फिर वो अपना बंद हाथ खोलती है, जिसे देखकर मुझे समझ आता है कि उसने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था। तभी समझ आता है कि अभी थोड़ी देर पहले पे ल्यूसी इतनी देर तक उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रही थी। लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर दोनों औरतों के बीच थोड़ी देर के लिए एक सीधा सामना होता है, जिस पर पे ल्यूसी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए झांग युवेई के सामने अपना सिर झुकाकर उससे माफी मांगती है। यह देखकर झांग युवेई भी समझ जाती है कि वो पूरी तरह बुरी नहीं है और फिर वो भी धीरे से राहत की सांस लेती है। आखिर में मैं अपने फैमिली वालों से कहता हूँ कि वो उसका थोड़ा ध्यान रखें, और रिपोर्टर्स को हैंडल करते करते पूरे 2 घंटे निकल जाते हैं और मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि अगले ही पल झांग युवेई के सामने ही
पेई ल्यूसी अचानक मेरे सामने दौड़कर आ जाती है, जिस पर वो सीधे मेरे चेहरे को पकड़ती है और मुझे जोर से किस कर देती है। फिर वो शर्माते हुए कहती है, अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो मैं खुद तुम्हें किस कर लूंगी। यह कहकर वो लाल चेहरा लिए हुए भाग जाती है और जाते जाते भी काफी खुश दिखाई देती है, जिस पर मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ, ओह नहीं, मैं फिर से फंस गया। होस्ट, मुझे तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है। क्या ये अभी भी बहुत यादगार नहीं लग रहा है? ये मेरी बहन के मीठे होंठ थे या फिर किसी बड़ी स्टार के? मैं इतना डर गया था कि सीधा ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। जल्दी से घर लौटना पड़ेगा, नहीं तो घर वाली मुझे सच में मार डालेगी। कम्युनिटी में वापस आकर मैं डरते डरते चू शाओशुआंग के घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। दरवाजा खुलता है और चू शाओशुआंग अपने बिखरे हुए बाल ठीक कर रही होती है। जैसे ही वो मुझे देखती है, उसे समझ आ जाता है कि मैं अभी भी यही हूँ। उसका पूरा चेहरा थका हुआ और उदास लग रहा होता है, जिस पर मुझे देखते ही पिछले कई दिनों का उसका सारा दुख एकदम से बाहर आ जाता है। वो सीधे मेरे सीने से लगकर रोने लगती है, जिस पर मैं उसके उस थके हुए चेहरे को देखकर अंदर से पूरी तरह गिल्टी फील करता हूँ। पिछले 7 दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी। उसे हर रात यही सपना आता था कि मैं डिटेंशन सेंटर में फंसा हुआ हूँ और वो सिर्फ मेरी मदद की आवाज सुन रही है। लेकिन जब मैं सही सलामत वापस आ जाता हूँ, तब वो अपना सारा डर, गुस्सा और बेचैनी बाहर निकाल देती है, जिस पर वो मेरी पसंद का खाना बनाकर टेबल पर रखती है। मेरी फेवरेट डिश सामने रखी होती है और हाथ धोकर अच्छे से तैयार होने के बाद वो अचानक बहुत ध्यान से पेई ल्यूसी के बारे में पूछने लगती है। तभी मुझे पता चलता है कि पेई ल्यूसी की खबर बाहर आने के अलावा झो वेनेओ के इतनी जल्दी पीछे हटने की वजह शू शाओशुआंग के पीछे खड़ा ऑब्सीडियन ग्रुप भी था, जिस पर शू शाओशुआंग मुझसे पूछती है, पेई ल्यूसी के साथ आखिर हुआ क्या था? मुझे चुप देखकर वो तुरंत मेरे पास आ जाती है, जिस पर वो गुस्से और जलन से कहती है, उस दिल चुराने वाली बिल्ली को जो मिला वो मुझे भी चाहिए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो मेरा चेहरा पकड़कर मुझे किस कर देती है, जिस पर मैं अपने होंठ छूता हूँ और फिर से अंदर ही अंदर पछताने लगता हूँ। इसके बाद वो मेरे लिए खाना बनाती रहती है और जब उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है, तब वो चुपचाप मेरी बाहों में आकर टिक जाती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, जिस पर मैं उसे धीरे से उठाकर बेडरूम में ले जाता हूँ। वो आधी नींद में मेरा हाथ पकड़ लेती है और 10 सेकंड के अंदर ही सो जाती है। मैं बेड के किनारे बैठकर उसका हाथ धीरे से पकड़े रहता हूँ और उसे गुड नाइट कहता हूँ। लेकिन शहर के दूसरे कोने में मुझे बिना पता चले मेरे खिलाफ एक शिकार शुरू हो चुका होता है। बेइज्जत हो चुका जो वेन्याओ एक पागल जुआरी की तरह अंडरग्राउंड गैंग यूलिंग सोसाइटी के सानिया के पास पहुंचता है। भले ही मैं अब थोड़ा फेमस हो चुका हूं और कई लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन उसके सामने जो वेन्याओ सीधे 7 मिलियन रख देता है, जिस पर वो कहता है 5 मिलियन उसकी जान लेने के लिए और बाकी 2 मिलियन अगर तुम चाहो तो जैसे भी करना। और मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मैं बस शू शाओशुआंग के बेड के पास बैठा रहता हूँ और धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह की धूप कमरे में आती है। शू शाओशुआंग एक प्यारा सा एप्रन पहने खड़ी होती है। टेबल पर उसके हाथ से बने फ्राइड डॉ स्टिक्स और टोफू सूप रखे होते हैं। उस पल वो बिल्कुल नई नई शादी हुई वाइफ जैसी लग रही होती है, जिस पर मुझे कल का दिन याद आता है। एक ही दिन में मुझे मेरी 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स ने किस किया था और मंदिर में कॉन्सेंट्रेशन मैंने इतने समय से प्रैक्टिस करके बनाई थी, वो अब पूरी तरह हिल चुकी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर था कि मैं फिर वही पुरानी गलती दोबारा कर दूंगा। तभी शू शाओशुआंग मुझे देखती है और कहती है, झोयांग, वहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ और ब्रेकफास्ट करो। मैं जैसे ही खाने बैठने वाला होता हूँ, तभी दरवाजे पर नॉक होने लगती है। मैं कैट आई से बाहर देखता हूँ और अगले ही पल मेरी जान ही निकल जाती है। बाहर पेई ल्यूसी खड़ी होती है। मैं डर के मारे सोचने लगता हूँ, ये यहाँ तक कैसे पहुंच गई? अब तो सब खत्म हो गया। मैं जल्दी से बात छुपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शू शाओशुआंग तुरंत कुछ गड़बड़ फील कर लेती है, जिस पर अगले ही पल उसकी वो प्यारी और शांत वाइफ वाली इमेज गायब हो जाती है और उसकी जगह एक पूरी एटीट्यूड वाली बड़ी लड़की वापस आ जाती है। वो मुझे साइड में हटाते हुए कहती है, तुम ऐसे चोरी चोरी क्या कर रहे हो? हटो, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। मैं उसे रोक भी नहीं पाता और वो सीधे दरवाजा खोल देती है। दरवाजे के बाहर पेई ल्यूसी खड़ी होती है। वो पहले धीरे से कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन फिर उसकी नजर शू शाओशुआंग पर पड़ती है, जिस पर दोनों एक दूसरे को घूरने लगती हैं। सबसे मुश्किल 2 एक्स गर्लफ्रेंड्स इस पल आमने सामने खड़ी होती हैं। शू शाओशुआंग हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, ओह, तो तुम हो बड़ी स्टार। अब समझ आया अभी ये इतना नर्वस क्यों था। जिस पर पेई ल्यूसी भी सीधे मेरी तरफ हाथ हिलाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें तेज हो जाती हैं और वो शू शाओशुआंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शू शाओशुआंग बिना डरे जवाब देती है, ये पूरा बिल्डिंग हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी है। मैं जहां चाहूं रह सकती हूँ और जिसके साथ चाहूं रह सकती हूँ। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सिर्फ एक फूलदान जैसी हो। जिस पर पेई ल्यूसी का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो कहती है, शू शाओशुआंग, तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसे के दम पर तुम इसे अपने साथ रख सकती हो? पेई ल्यूसी की ये बात सीधा शू शाओशुआंग के सबसे दर्द वाले पॉइंट पर लगती है। मैं जल्दी से बात बदलने की कोशिश करता हूँ, जिस पर मैं मुस्कुराते हुए पेई ल्यूसी से कहता हूँ, चलो बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन वो मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देती है और कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, आज इसे मेरे साथ काम पर जाना है।
जिस पर शू शाओ शुआंग तुरंत जवाब देती है, मैंने तुमसे पूछा था क्या, तुम इसके लिए फैसले क्यों ले रही हो, तुम होती कौन हो। पी ल्यूसी भी तुरंत पलटकर कहती है, तो मैं भी तुमसे यही पूछती हूँ, तुम खुद को क्या समझती हो। उन दोनों को कॉरिडोर में लड़ने से रोकने के लिए मैं मजबूरी में दोनों को साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठा देता हूँ और फिर मैं खुद उनके बीच में किसी बेचारे वेटर की तरह बैठ जाता हूँ। पी ल्यूसी शुआ शियाशुआंग के बनाए हुए टोफू सूप का एक कौर खाती है। उसकी आंखों में साफ नापसंदगी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो अकड़कर कहती है, ठीक है, किसी तरह खाया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई रियल टेस्ट नहीं है। फिर वो शू शियाशुआंग से पूछती है, क्या तुम रोज खुद खाना बनाती हो। जिस पर शू शाओ शुआंग शांत होकर जवाब देती है, मैं यूजुअली बहुत बिजी रहती हूँ, तुम्हारी तरह मेरे पास हर दिन इतना फ्री टाइम नहीं होता कि मैं सिर्फ बाहर घूमती रहूं। पी ल्यूसी तुरंत कहती है, अगर टाइम हो तो खाना बनाना सीख लेना चाहिए, कुछ लोगों को बाहर का खाना पसंद नहीं होता। जिस पर शू शाओ शुआंग सीधे मेरी तरफ देखती है और बात का तीर मेरी तरफ घुमा देती है, ऐसा है क्या, मुझे तो लगा था जो यांग को बाहर का खाना पसंद है। जिस पर ल्यूसी मेरी तरफ देखते हुए पूछती है, जो यांग, तुम्हें आखिर खाना कहाँ खाना पसंद है। और फिर वो दोनों मुझे घूरने लगती हैं। इस सवाल के सामने मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है और मुझे लगता है कि मेरा सिर अभी फट जाएगा। जिस पर तभी जब ऐसा लग रहा होता है कि दोनों किसी भी पल मुझ पर टूट पड़ेंगी, तभी मेरा फोन बज जाता है। वो झांग युवेई का कॉल होता है। जिस पर मैं मन ही मन चिल्लाता हूँ, सिस्टर वेई की जय हो। झांग युवेई का ये फोन मेरे लिए किसी लाइफ सेवर से कम नहीं होता, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले तक शुशाओ शुआंग और लियूसी की नजरें मुझे जिंदा खा जाने वाली थीं। मैं तुरंत फोन उठाकर कहता हूँ, हेलो जांग, क्या कंपनी में इमरजेंसी है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं कंपनी में इमरजेंसी होने का बहाना बनाता हूँ और पूरी एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये दोनों लड़कियां इतने समय से मेरे साथ हैं कि मेरी आंखें जरा सी भी इधर उधर होती हैं तो इन्हें तुरंत पता चल जाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जिस पर लिविंग रूम, जो पहले से ही भारी माहौल में था, अब और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैं बोलना बंद कर देता हूँ और लियूसी भी चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। उस ब्रेकफास्ट के दौरान मुझे सच में ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं किसी मौत की सजा के बीच बैठा हूं। यहां तक कि प्लेट में रखे फ्राइड डॉ स्टिक्स भी मुझे किसी टॉर्चर जैसे लगने लगते हैं। पूरा माहौल इतना भारी हो जाता है जैसे हवा भी रुक गई हो। जिस पर मैं जल्दी जल्दी खाना खत्म करता हूं और वहां से निकलने की कोशिश करता हूं। मैं लियूसी की तरफ देखकर कहता हूं, बड़ी स्टार, रहने दो, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, मैं तुम्हें मन खुद छोड़ देता हूं। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि दूसरा वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू होने वाला है, मैं तुरंत उठ जाता हूं और कहता हूं, रहने दो, मैं सबवे से चला जाऊंगा। इसके बाद मैं वहां से ऐसे भागता हूं जैसे जान बचाकर निकल रहा हूं और मेरे पीछे वो दोनों अचानक किसी अजीब से समझौते पर पहुंच जाती हैं। जिस पर शू शाओ शुआंग ठंडे चेहरे से लियूसी से कहती है, सिर्फ झुआओ निंग ही वापस नहीं आई है, वो बाई सरनेम वाली औरत भी वापस आ चुकी है और वो भी झुआओ यांग पर नजर रखे बैठी है। इसलिए हमारे बीच लड़ने से अच्छा है कि पहले बाहर वालों से डील किया जाए। और इसी समय मैं सबवे में बैठा हुआ अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता हूँ। मुझे लग रहा होता है कि मैं सच में अपनी जान दांव पर लगाकर जी रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही इन सबके बीच फंसा रहा तो एक दिन सच में खत्म हो जाऊंगा। जिस पर मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि आज से मैं लड़कियों से दूर रहूंगा और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दूंगा। लेकिन रियलिटी मुझे एक मौका भी नहीं देती, क्योंकि तभी सबवे में एक स्कूल गर्ल मुझे पहचान लेती है। वो अचानक चिल्लाकर कहती है, क्या तुम झो यांग हो। जिस पर पूरा डिब्बा एकदम से शोर से भर जाता है। कोई फोटो मांगता है, कोई ऑटोग्राफ, और कुछ लोग मेरे चारों तरफ जमा हो जाते हैं। मैं किसी शर्मिंदा भगोड़े की तरह किसी तरह उनसे बचते हुए सबवे से नीचे उतरता हूँ। लेकिन कंपनी के नीचे पहुंचने तक भी मेरा दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ होता। मैं बस जल्दी से ऑफिस पहुंचना चाहता था। तभी पीछे से एक आदमी हुडी पहने हुए मेरी तरफ आता है और धीरे से पूछता है, तुम झाओ यांग हो, है ना। मैं बिना उसकी तरफ देखे कैजुअली जवाब देता हूँ, अभी थोड़ा अर्जेंट काम है, अगली बार साइन दे दूंगा। मुझे लगता है कि वो भी कोई फैन है, लेकिन अगले ही पल एक ठंडी चमक मेरी आंखों के सामने से गुजरती है। जिस पर वो आदमी अचानक नाइफ निकालकर मेरे गले की तरफ वार करता है। मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटता हूँ, जिस वजह से वो वार मेरे गले की जगह कंधे पर लग जाता है। मेरे कंधे से तुरंत खून निकलने लगता है, लेकिन वो आदमी बहुत तेजी से हरकत करता है। वो मेरा कंधा पकड़ लेता है और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊं, उसका नाइफ मेरे पेट में घुस चुका होता है। जिस पर कंपनी के नीचे का वो आम सा रास्ता अगले ही पल किसी डरावने सीन में बदल जाता है। वो आदमी नाइफ वापस खींचने ही वाला होता है कि तभी मैं पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, आग लग गई, जल्दी आओ। मेरी आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा होने लगते हैं। जिस पर किलर घबरा जाता है और जल्दी से अपने साथी की मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग जाता है। जमीन पर गिरने से पहले मैं बस इतना कह पाता हूँ, एम्बुलेंस बुलाओ। 5 मिनट बाद मोशन मीडिया के बाहर झांग युवेई मेरा इंतजार कर रही होती है, लेकिन मेरी जगह वहां पे ल्यूसी और शू शाओ शुआंग भी पहुंच जाती हैं। तीनों औरतों को अभी तक ये तय करने का मौका भी नहीं मिला था कि मुझे कौन अपने पास रखेगी। तभी कंपनी का एक एम्प्लॉय भागता हुआ आता है। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ा होता है। जिस पर वो चिल्लाकर कहता है, झो यांग को सबवे स्टेशन पर नाइफ मार दिया गया है, बहुत खून निकल रहा है। यह सुनते ही शू शाओ शुआंग की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है, जबकि पेई ल्यूसी की आंखें
पूरी तरह बदल जाती हैं। उनमें ना आंसू होते हैं, ना डर, सिर्फ पागलपन और गुस्सा होता है। वो बिना कुछ बोले ठंडे चेहरे से मुड़ती है और कहती है, तुम लोग हॉस्पिटल जाओ, मैं जुआओनिंग को ढूंढने जा रही हूँ। शू श्याओ शुआंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पेई ल्यूसी बिना एक्सप्रेशन के कहती है, जिसने उसे चोट पहुंचाई है मैं उसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। जिस पर शू श्याओ शुआंग उसे नहीं रोकती। वो सिर्फ अपना फोन निकालती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जोयांग पर हुए इस अटैक के बाद क्लाउड सिटी पूरी तरह बदलने वाली है। एम्बुलेंस के अंदर झांग युवेई मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती है। वो रोते हुए बार बार कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। जिस पर मैं मुश्किल से मुस्कुराता हूँ और उसे कहता हूँ, पेई ल्यूसी मुझे मरने नहीं देगी, चिंता मत करो। डॉक्टर की जांच के बाद पता चलता है कि नाइफ पर कोई पॉइजन नहीं था। यह सुनकर मैं राहत की सांस लेता हूँ। फिर मैं मुश्किल से अपना खून से भरा हाथ उठाता हूँ और कहता हूँ, मैंने उसके हाथ की स्किन अपने नाखूनों में फंसा ली थी, उसमें उसका डीएनए होगा। जल्दी से एविडेंस कलेक्ट करो, चाहे मेरे अंदर सिर्फ एक सांस ही क्यों ना बची हो। जिसने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं उसे इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगा। क्लाउड सिटी में रेड डार्क ग्रुप को सबसे ताकतवर अंडरग्राउंड फोर्स माना जाता है, जिसने खुद को सबसे अच्छे तरीके से साफ इमेज में बदल लिया था। और उस ग्रुप की रूलर जुआओनिंग सिर्फ 31 साल की थी। वो क्लाउड सिटी के सबसे अमीर लोगों में से एक थी। इसी समय ये पुरानी अंडरवर्ल्ड क्वीन शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को तैयार कर रही होती है, उस आदमी से मिलने के लिए जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार भी करती है और सबसे ज्यादा नफरत भी, जोयांग। वो अपने पुराने सख्त कपड़े उतार देती है और उनकी जगह एक लाल रंग की टाइट ड्रेस पहनती है, जिसे देखकर कोई भी आदमी अपना होश खो दे। लेकिन फिर भी जोयांग उसके सामने नहीं आता। मेरा इंतजार करने वाली ऑफिस में घुसकर आई हुई पेई ल्यूसी होती है। वो सीधे जुआओनिंग के सामने जाकर कहती है, सही कहा, सिर्फ तुम ही उसे कंट्रोल कर सकती हो, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जिस पर पेई ल्यूसी ठंडे चेहरे से आगे कहती है, किसी ने उसे नाइफ मार दिया है। यह सुनते ही जुआओनिंग के चेहरे पर मौजूद पांचवी बहन वाली नरमी एक पल में गायब हो जाती है और उसकी जगह भयानक गुस्सा आ जाता है। जिस पर वो धीरे से कहती है, जिसने भी उसे हाथ लगाया है, याओ नियांग उसे अपने हाथों से खत्म करेगी। पिल्यूसी मानती है कि उसकी पहुंच अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट तक नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो अपनी पुरानी दुश्मन जुआओनिंग के पास आती है। जिस पर जुआओनिंग ठंडी आवाज में कहती है, लगता है कुछ लोग 12 घंटे के अंदर मेरा नाम भूल गए हैं। ठीक है, मैं उन्हें फिर से याद दिलाती हूँ। उसी समय हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी अभी खत्म हुई होती है और जब पुलिस मुझसे सवाल करती है, तब मैं हैरानी वाली शांति के साथ जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ, किलर का डीएनए मेरे नाखूनों में होना चाहिए, शायद वो तुम्हारे काम आए। ऐसा लग रहा होता है जैसे पुलिस पहले भी ऐसे केसेस देख चुकी है। जिस पर वो जल्दी से बात खत्म करती है और फिर वहां से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटकर चैन की सांस लेता हूँ। लेकिन मैं इतना शांत क्यों हूँ, इसकी वजह मूवीज नहीं है। असल वजह यह है कि 6 साल पहले मैंने सच में किसी को मार दिया था और उस काम में मेरी पार्टनर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जुआओनिंग थी। जैसे ही मुझे जुआओनिंग का नाम याद आता है, मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ जाती है और उसके साथ एक अजीब सा गुस्सा और डर भी वापस आने लगता है, क्योंकि 6 साल पहले जो हुआ था वो मेरी यादों में किसी जलते हुए निशान की तरह छपा हुआ है, जिस पर मैं मन ही मन कसम खाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने उसे फिर से देखा तो बड़ी मुश्किल से उससे दूर बनाई हुई मेरी जिंदगी पूरी तरह टूट जाएगी। इसी बीच झांग युवेई हाथ में खाना लेकर वार्ड में आती है। वो मेरे पास आकर कहती है, तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आई हूँ। जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, सिस्टर वेई, पी ल्यूसी और शू श्याओ शुआंग कहाँ हैं? वो दोनों क्यों नहीं आई? मैं पूछना तो चाहता हूँ कि वो दोनों आखिर कहाँ गई हैं, लेकिन झांग युवेई मेरी सारी आदतें पहले से समझती है। जिस पर वो मुझे घूरकर कहती है, उनके पास जरूरी काम है, तुम बस यहाँ चुपचाप लेटे रहो। भले ही वो बात को कैजुअली टाल देती है, लेकिन मुझे साफ महसूस होने लगता है कि क्लाउड सिटी में कुछ बहुत बड़ा शुरू हो चुका है। और मेरा अंदाजा सही निकलता है, क्योंकि इस समय पूरा क्लाउड सिटी हिल चुका होता है। ऊपर से देखने पर मेरे नाम से जुड़े 30 से ज्यादा टॉपिक्स हॉट सर्च में चल रहे होते हैं। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह होती है कि ऑब्सिडियन ग्रुप अचानक 10 मिलियन का रिवॉर्ड अनाउंस कर देता है। जो भी उस किलर के बारे में कोई जानकारी देगा, उसे सीधे 10 मिलियन मिलेंगे, जिस पर पूरे शहर के लोग पागल हो जाते हैं। अब लोग सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने वाले उस पैसे के लिए भी किलर को ढूंढ रहे होते हैं। और सिर्फ शहर की नॉर्मल दुनिया ही नहीं, क्लाउड सिटी की अंधेरी दुनिया भी हिल चुकी होती है। हर छोटे बड़े गैंग का बॉस एक जगह जमा होता है और उन्हें इतना चुप कराने वाला सिर्फ एक इंसान होता है, जुआओनिंग। एक पुराने अंडरग्राउंड हाइडआउट में जुआओनिंग अब फिर से अपनी पुरानी पहचान में लौट चुकी होती है। वो अपना सूट पहन चुकी होती है और अब वो किसी अमीर बिजनेस वुमन की तरह नहीं, बल्कि गोस्ट यिन गैंग की रदरलेस बॉस लग रही होती है। तभी श्यूकाई नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ अंदर आता है। वो न सिर्फ बेअदबी से बात करता है, बल्कि जूनिंग का मजाक उड़ाने की भी कोशिश करता है। जिस पर वो हंसते हुए कहता है, जूनिंग, तुम्हारा इतना गुस्सा देखकर लगता है कि तुम अभी भी वही पुरानी औरत हो। यह सुनते ही जूनिंग की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो धीरे से कहती है, तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत की, लगता है तुम जीना नहीं चाहते। शूकै अभी अपनी जगह से उठता ही है कि अगले ही पल पीछे से एक स्वॉर्ड उसके शरीर को पार कर जाती है, जिस पर श्यूकाई वहीं जम जाता है।
और जुआओ निंग उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई इंसान नहीं, सिर्फ कूड़े का ढेर हो। वो बिना कुछ कहे सिर्फ अपने एक्शन से सबको बता देती है कि क्लाउड सिटी में अभी भी असली रूल उसी का चलता है। फिर वो धीरे से हाथ हिलाती है और शियुकाई की बॉडी जमीन पर गिर जाती है, जिस पर वो बाकी लोगों से कहती है, अगर कोई मुझे छूने की बात करेगा तो उसका यही हाल होगा। बाकी 4 गैंग बॉसेस ये देखकर इतने डर जाते हैं कि वो अपना सिर तक उठाने की हिम्मत नहीं करते। इसके बाद जुआओ निंग वापस शांत होकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है, लेकिन उसके चेहरे का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। वो धीरे से कहती है, 4 घंटे के अंदर पता करो जिसने झो यांग पर अटैक किया वो किसके नीचे काम करता है। अगर तुम लोगों ने पता लगा लिया तो गोस्ट यिन गैंग तुम्हें अपना टेरिटरी दे देगा, लेकिन अगर नहीं पता लगा पाए तो फिर तुम्हारा एंड शियुका जैसा होगा। यह सुनते ही पूरे क्लाउड सिटी की अंडरग्राउंड दुनिया पागलों की तरह किलर को ढूंढने में लग जाती है। और इसी समय मैं हॉस्पिटल में बेड पर बैठा हुआ झांग युवेई के छिले हुए एप्पल खा रहा होता हूँ। तभी झांग युवेई कहती है, शु शाओशुआंग ने ऑब्सीडियन ग्रुप से 10 मिलियन का रिवॉर्ड निकलवा दिया है। यह सुनकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम वो लोग मेरी फिक्र कर रहे हैं। लेकिन झांग युवेई तुरंत मेरी तरफ देखकर कहती है, तुम सच में बहुत बड़े स्कमबैग हो। तुम्हारी वजह से मीडिया, पूरे क्लाउड सिटी के लोग और यहाँ तक कि गैंगस्टर्स भी पागल हो चुके हैं। जिस पर मैं अचानक रुक जाता हूँ, क्योंकि उसके मुंह से निकला हुआ गैंगस्टर वाला वर्ड मुझे अजीब लगता है। मैं तुरंत उसकी तरफ देखता हूँ। झांग युवेई का चेहरा एक पल के लिए घबरा जाता है और फिर वो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगती है, जिस पर मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। मैं तुरंत बेड के पास की रेलिंग पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं जुआओ निंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर वो सच में इस मामले में उतर गई है तो वो किलर को पुलिस के हवाले नहीं करेगी, वो सच में उसे मार डालेगी। उसी समय रेड गूस लोन कंपनी के अंदर यूलिन सोसाइटी का तीसरा बॉस लूसन अपने 2 आदमियों पर गुस्सा कर रहा होता है। ये वही 2 लोग होते हैं जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था। उनमें से एक ने मुझे नाइफ मारा था और दूसरा बाहर मोटरसाइकिल लेकर इंतजार कर रहा था। वो तो लालच में आकर मेरे ऊपर अटैक करने वाले उन दोनों लोगों का सिर भी ऑब्सीडियन ग्रुप को बेचकर 10 मिलियन का रिवॉर्ड लेना चाहता था। लेकिन तभी उसे बॉस वांग चेनक का फोन आता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि 6 साल से गायब जुआओ निंग भी खुद लोगों को ढूंढने निकल चुकी है, वो सीधे डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। जिस पर लू वॉल तुरंत फैसला करता है, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ये जगह अब सेफ नहीं है। लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाला उसका छोटा साथी उसके साथ मरना नहीं चाहता था, जिस पर वो चुपके से ऑब्सीडियन ग्रुप को फोन कर देता है और कुछ ही देर में सारी जानकारी शो शाओशुआंग तक पहुंच जाती है। वो घृणा से हंसती है और पुलिस को फोन करने के बजाय सीधा उनकी लोकेशन जुआओ निंग को भेज देती है, क्योंकि वो चाहती है कि कानून से पहले वो कमीने लोग असली नरक का दर्द महसूस करें। उसी समय यूलिन सोसाइटी का बॉस वांग चेन अभी भी के टीवी में बैठा हुआ होता है। उसकी गोद में एक लड़की होती है और वो शराब पीते हुए गाना सुन रहा होता है। वो अभी भी अपने मजे में डूबा होता है और सोच रहा होता है कि घोस्ट यिन नान्याकोहियन गैंग का एरिया अब उसका हो जाएगा। लेकिन तभी के टीवी का दरवाजा खुलता है और जुआओ निंग अंदर आती है, जिस पर वांग चेनक का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसकी जान जैसे शरीर से निकल जाती है। वो कांपते हुए कहता है, सिस्टर जुआओ, आप यहाँ कैसे? जिस पर जू निंग ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, काफी मजे कर रहे हो, लाओ वांग। वांग चेन जल्दी से कहता है, सिस्टर जुआओ, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, ये काम मेरे आदमी ने नहीं किया। यह सुनकर जुआओ निंग हंस पड़ती है, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा साफ दिखाई देता है। फिर वो उसके सामने एक वॉइस रिकॉर्डर फेंक देती है। उस रिकॉर्डर के अंदर लू वॉल की आवाज होती है। वो भागने की बात कर रहा होता है, जिस पर वांग चेन वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अभी जो बात उसने बोली थी उसके आदमी ने उसी पल उसे झूठा साबित कर दिया। फिर जुआओ निंग सिर्फ इतना कहती है, इसे ले जाओ। उसी समय लू वॉल उन दोनों लोगों को लेकर शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उनकी कार स्टार्ट होने से पहले ही 2 बड़े ट्रक्स आकर रास्ता रोक देते हैं, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा आदमी हाथ में सोर्ड्स और हथियार लिए हुए उन्हें चारों तरफ से घेर ले रहे हैं। उन लोगों को देखकर लू वॉल पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिस पर वो चुपचाप कार से बाहर निकल आता है। इसी बीच हॉस्पिटल के कमरे में शु शाओशुआंग चुपचाप मेरे पास बैठी होती है। वो अपना सिर नीचे करके मेरे बहुत करीब बैठी रहती है। सुबह हुई लड़ाई को याद करके वो अभी भी थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन मुझे देखकर वो फिर से उसी छोटे पप्पी जैसी बन जाती है। उसकी आंखें लाल होती हैं, और जब मैं सोचता हूँ कि उसने मेरे लिए पूरे शहर में 10 मिलियन का रिवॉर्ड लगवा दिया, तो मेरे दिल में एक अजीब सी मिठास महसूस होने लगती है, जिस पर मैं उसके सिर पर हाथ फेर देता हूँ। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, मैं तुरंत पूछता हूँ, सच बताओ, क्या जुआओ निंग भी इसमें शामिल है? जिस पर शु शाओशुआंग एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन आखिरकार वो धीरे से सच बता देती है। वो कहती है, पे ल्यूसी ने ही जुआओ निंग को ढूंढा था। यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना निकल आता है। पी ल्यूसी पहले से ही मेंटली अनस्टेबल है, और जुआओ निंग ऐसी औरत है जो बिना पलक झपकाए किसी को भी मार सकती है। मैं जैसे ही इन दोनों को एक साथ इमेजिन करता हूँ, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है।
क्योंकि मैं सच में डर जाता हूँ। एक छोड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर गर्म हवा में मौत की बदबू फैली हुई होती है। लू चियांग और उसके दोनों आदमी झुओनिंग और पेई ल्यूसी के सामने घुटनों पर बैठे होते हैं, जिस पर झुओनिंग अभी तक कुछ नहीं करती। वो बस पीछे खड़ी होकर उन्हें घूरती रहती है। आखिरकार टूटकर लू चियांग सब सच बता देता है। वो झो वेनाओ का नाम लेता है। यह नाम सुनते ही पेई ल्यूसी की आंखों में पागलपन फिर से भर जाता है। उसे तुरंत अपनी पुरानी नरमी पर पछतावा होने लगता है। वो सोचती है कि उसने झो वेनाओ को छोड़कर गलती की, जिस पर वो ठंडी आवाज में कहती है, मुझे एक नाइफ दो। उस पल ये फेमस एक्ट्रेस पूरी तरह बदल जाती है। वो किसी बदला लेने वाली शैतान जैसी लगने लगती है। वो नाइफ पकड़कर लू चियांग और उसके आदमी की तरफ बढ़ने लगती है। उसके शरीर से निकलती हुई खून की प्यास वहां मौजूद हर इंसान को डरा देती है। लेकिन जैसे ही वो नाइफ उठाती है, तभी उसका फोन बज जाता है, जिस पर फोन की स्क्रीन पर मेरा नाम दिखाई देता है। मेरी आवाज सुनते ही उसकी आंखों का वो लालपन धीरे धीरे कम होने लगता है। वो तुरंत अपनी आवाज नरम करके कहती है, झोयांग, तुम्हारी चोट कैसी है? लेकिन दूसरी तरफ मैं बहुत गुस्से में होता हूँ। मैं बिना कुछ घुमाए सीधे कहता हूँ, अगर तुमने किसी को मारा तो फिर कभी मुझसे मिलने मत आना। पी ल्यूसी जैसी पागल लड़की के लिए ये बात किसी सजा से कम नहीं होती। जिस पर वो मजबूरी में बहुत दुखी होकर अपने गुस्से को रोक लेती है। फिर वो फोन झुओनिंग को दे देती है, जिस पर फोन हाथ में लेते ही ये अंडरवर्ल्ड क्वीन तुरंत अपनी आवाज बदल देती है। वो हंसते हुए कहती है, डियर, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? लेकिन मैं उसे भी गुस्से में डांटना शुरू कर देता हूँ। मैं उसे साफ कहता हूँ कि अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि झुओनिंग को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसका चेहरा हल्का लाल हो जाता है और वो अंदर ही अंदर और ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि जितना ज्यादा मैं उसे डांटता हूँ वो उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फोन रखने के बाद मैं किसी तरह राहत की सांस लेता हूँ। कम से कम मैंने पेई ल्यूसी के हाथ खून से रंगने से रोक लिया था। लेकिन दूसरी तरफ झुओनिंग की आंखें फिर से ठंडी हो जाती हैं। वो लू चियांग और उसके आदमी की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, मैंने झोयांग से वादा किया था कि पेई ल्यूसी किसी को नहीं मारेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन कचरों को छोड़ दूंगी। उधर झांग युवेई पूरे दिन मेरे साथ लगी रहती है और जब वो जाने लगती है तो मेरे कान के पास आकर धीरे से कहती है, मेरी बहन यहाँ नहीं है, इसका फायदा उठाकर किसी और लड़की के साथ कुछ मत करना। यह कहकर वो मुझे घूरती है और फिर चली जाती है। उसके जाने के बाद शू शाओशुआंग मेरे बेड के पास बैठी रहती है। वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि आखिरकार बेड के किनारे सिर रखकर वहीं सो जाती है, जिस पर मैं धीरे से उससे कहता हूँ, तुम ठीक हो? पहले बैठ जाओ। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? वो धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, मैं नाराज हूँ। लेकिन फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद को बचाना चाहिए था। फिर वो अपना सिर झुका लेती है और धीरे से कहती है, असल में ये सब मेरी गलती है। अगर मैं झो वेनाओ को पूरी तरह खत्म कर देती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। झो वेनाओ ही मर्डरर है, उसी ने पैसे खर्च किए थे। उसने मुझे लाल आंखों के साथ बताया था कि मैन मास्टरमाइंड झो वेनाओ ही है, बस वो 6 साल पहले वाली अगली फैमिली रिवेंज लेने नहीं आई है। जिस पर मैं राहत की सांस लेता हूँ और कहता हूँ, खुद को ब्लेम मत करो, इस मैटर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर वो पूछता है, तो क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो 5th चाइल्ड कैसे जीता? लेकिन मैंने उसकी बीमारी को कम समझ लिया था। यह सुनते ही उसके दिमाग में इस बात का मतलब कुछ और ही बन जाता है। उसके मन में बस यही चलता है, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाता। जिस पर पेई ल्यूसी एक्साइटेड होकर उठता है और मुझे घूरने लगता है। फिर वो कहता है, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। जिस पर मैं कहता हूँ, 1 मिनट रुको, शाओजुआंग अभी भी यहाँ है। लेकिन वो कहता है, उसकी परवाह मत करो, यांग को सिखाने दो, तुम बस मेरे साथ चलो। जिस पर उसके दुख भरे एक्सप्रेशन के साथ पी ल्यूसी आखिरकार होश में आता है और शू शाओशुआंग भी डर जाता है। जिस पर वो पूछता है, क्या हुआ? और फिर ऐसे ही मुझे दूसरी बार ऑपरेटिंग रूम में धक्का देकर ले जाया जाता है। उसी समय युनचेंग में पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाती है, जिस पर पेई ल्यूसी और जुआओनिंग की मदद से झो वेनाओ के हंगरी पर असासिनेशन की खबर सारे हेडलाइंस में छा जाती है। और फिर झो निंग मा जाई एर्गो को टीम पर अटैक करने के लिए भेज देती है, जिस पर झो वेनाओ पूरी तरह खत्म हो जाता है। और मैं इस भारी प्यार की वजह से हॉस्पिटल बेड पर लगभग सब कुछ कन्फेस कर देता हूँ, क्योंकि पिछली रात मेरे घाव फिर से फट गए थे। जिस पर मुझे फिर से ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है। पेई ल्यूसी चुपचाप खुद को ब्लेम करता रहता है और यहाँ तक कि शू शाओशुआंग, जो पहले गुस्सा होना चाहता था, वही उसे उल्टा समझाने लगता है। वो कहता है, रोना बंद करो, वो अब डेंजर से बाहर है। फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। लेकिन रात के 2 बजे तक भी मेरा ब्लीडिंग पूरी तरह बंद नहीं होता और जब मैं दोबारा जागता हूँ तब दोपहर हो चुकी होती है। जिस पर सबसे पहले मुझे जुआओनिंग का बढ़ा चढ़ा फिगर दिखाई देता है और फिर वो मेरा सिर अपनी बाहों में दबा देती है। उसकी वो पुरानी सॉफ्टनेस मुझे लगभग डुबो ही देती है, लेकिन एबॉट की वार्निंग याद करके मैं उसे धीरे से दूर कर देता हूँ, क्योंकि ये औरत इतनी टेम्पिंग थी कि मुझे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। मैं उसके साथ बाकी 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स को मिलाकर जितनी बार रूम नहीं लिया, उससे ज्यादा बार उसके साथ
साथ ले चुका हूँ। जिस पर मुझे 6 साल पहले की बात याद आती है जब मैं सेकंड ईयर में था। उस बारिश वाली रात में मैं अभी अभी झांग युवेई को गली से छोड़कर वापस आया था और तभी मैंने जुआओ निंग को बचाया था जो पूरी तरह खून से ढकी हुई थी। शुरुआत में मैंने बस उसे उठाया और एक छोटे से किराए के कमरे में रख दिया जो मैं मुश्किल से अरेंज कर पाया था। उस समय मैं खुद भी दागों और खून से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उसके घाव ठीक होने लगे उसका चेहरा किसी और ही लेवल का दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर मैं शॉक हो जाता हूँ और मुझे समझ आता है कि मैंने कैसी खतरनाक औरत को बचाया है। वो क्लाउड सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर ग्रुप की तीसरी लीडर थी और फिर जुआओ निंग मुझे बताती है कि पावर की लड़ाई में वो हार गई थी, जिस पर अब उसे सेकंड बॉस टेरर पीछा करके मारना चाहता था और वो अकेले मरना चाहती थी। लेकिन शायद उस रात बिछड़ने वाली फीलिंग की वजह से मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, मैं तुम्हें न जाने नहीं दूंगा। फिर मैं कहता हूँ, अगर सीजुन की परेशानी की वजह से मरना ही है तो चलो साथ मरते हैं। और फिर उसी रात हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद हम एक पागल प्लान बनाते हैं। मैं खुद जाकर फियर ऑफ लू से मिलता हूँ। मैं उसके सामने एक लालची आदमी होने का नाटक करता हूँ और कहता हूँ मुझे 10 लाख चाहिए, पैसे मिलते ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि जुआओ निंग कहाँ है। जिस पर लू सच में मेरे झांसे में आ जाता है और फिर वो अपने आदमियों के साथ मुझे अंदर ले जाता है। लेकिन जैसे ही उसके आसपास की सिक्योरिटी ढीली पड़ती है मैं अचानक टेबल के ऊपर से कूद जाता हूँ, फिर वाइन बॉटल तोड़ता हूँ और भेड़िए की तरह उसके गले पर मार देता हूँ। मुझे याद नहीं कि उस समय कितना दर्द हुआ था, मुझे बस इतना याद है कि हर तरफ खून था और मेरे सामने एक बॉडी पड़ी हुई थी और जब मुझे दोबारा होश आता है तब तक लुओ मर चुका होता है। यही मेरा सीक्रेट था, मेरे शांत चेहरे के नीचे छुपा हुआ, क्योंकि 6 साल पहले ही मैं एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने किसी को मार दिया था। जिस पर जुआओ निंग को देर से यह बात समझ आती है और वो कहती है, तुम पागल हो, वापस स्कूल जाओ, यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो आखिर में मुझे स्कूल वापस भेज देती है और फिर 3 महीने बाद मैं और जुआओ निंग एक साथ आ जाते हैं और उसके बाद हमारा रिलेशन काफी स्मूथली चलने लगता है। जुआओ निंग मुझसे 5 साल बड़ी है और वो इकलौती औरत है जिसने मेरे 4 लड़कियों के साथ चल रहे रिलेशन को पहले ही समझ लिया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि वो 3 साल पहले क्लाउड सिटी छोड़कर चली गई थी और फिर उसने मुझे पागलों की तरह ढूंढा जब तक कि उसने मेरा हॉट सर्च नहीं देख लिया। जिसके बाद वो विदेश से वापस उड़कर आ जाती है, जिस पर हॉस्पिटल बेड के सामने खड़ी जुआओ निंग की आंखों से धीरे धीरे आंसू गिरने लगते हैं और वो पूछती है, इस बार तुम कितने समय के लिए रुकने वाले हो? जिस पर मैं कहता हूँ मैं युनचेंग में रहूंगा। सच कहूं तो पिछले 3 सालों में मैं बस 4 सेकंड के लिए ही दूर गया था। फिर मैं अपना सीना थपथपाता हूं और उससे कसम खाकर कहता हूं, लेकिन जुआओ निंग मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, बल्कि वो धीरे से अपना कॉलर नीचे करती है और मेरी तरफ झुक जाती है, जिस पर मेरी सारी डिफेंस एक पल में टूटने लगती है और मैं लगभग कंट्रोल खोने वाला होता हूं। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और फिर झांग युवेई हाथ में लंच बॉक्स लेकर अंदर आती है। वो लाल चेहरे के साथ मुझे देख रही होती है, लेकिन अगले ही पल झांग युवेई का एक्सप्रेशन दोनों औरतों की डरावनी नजरों के बीच गायब हो जाता है, जिस पर कमरे के अंदर एक अजीब सी टक्कर शुरू हो जाती है। जुआओ निंग तुरंत झांग युवेई को पहचान लेती है, वही इंसान जिसने 3 साल पहले मुझे युनचेंग से भागने में मदद की थी। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो गुस्सा नहीं होती, बल्कि ताली बजाकर कहती है, झायोंग के हॉस्पिटल से निकलने के बाद क्यों ना हम तीनों साथ ट्रिप पर चलें। यह सुनकर झांग युवेई वहीं पर पूरी तरह स्टंट रह जाती है, क्योंकि उसने शायद कभी इस अंडरवर्ल्ड गॉडमदर की इतनी अजीब सोच इमेजिन नहीं की थी। और फिर वार्ड के अंदर की हवा जैसे पूरी तरह जम जाती है। खुद को बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी कहने लगता हूं कि मैं कोई औरत नहीं हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, क्योंकि झांग युवेई दांत भींचकर कहता है कि जब समय आएगा तब वो इस बारे में सोच लेगा। जिस पर उसकी इतनी हद तक टॉलरेंस देखकर मैं लगभग पूरी तरह उसकी सॉफ्टनेस में डूबने लगता हूं। और तभी जैसे कोई हीरो सही समय पर आता है, वैसे ही अचानक 2 लोग सामने आ जाते हैं। वो थे शु शाओशुआंग और पेई ल्यूसी की मां, जिनके आते ही वार्ड का माहौल एक पल में खराब हो जाता है, क्योंकि जुओ निंग अभी अभी हम तीनों के साथ घूमने का आइडिया दे चुकी थी। लेकिन ये दोनों इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे, जिस पर शु शाओशुआंग गुस्से और शर्म से भर जाता है और कहता है, ऐसा मत सोचो कि तुम घायल हो तो जो चाहो वो कर सकते हो, मेरे सामने ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, ये पूरा का पूरा मेस है। और फिर पेई ल्यूसी तो और भी आगे बढ़ जाता है, वो सीधे मेरा हाथ पकड़ लेता है और उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। लेकिन उनकी इरिटेट रिएक्शन देखकर मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि मैं वही बात दोबारा कह देता हूँ, क्योंकि बात का मतलब सच में वही था। मैंने उन्हें कहलाई इरादा नहीं किया था। जिस पर जुआओ निंग जानबूझकर अपना कॉलर थोड़ा नीचे कर देती है और फिर वो अपनी चेस्ट मेरी तरफ झुकाकर कहती है, जुयांग, तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, मैं या फिर सिस्टर शाओशुआंग? जिस पर इंस्टिंक्ट की वजह से मेरी नजर वहीं अटक जाती है और इसी बार मैं सच में पूरी तरह फंस जाता हूँ। जिस पर जुआओ निंग हंसने लगती है और कहती है, झाओ यांग, तुम सच में बिल्कुल भी सीधे इंसान नहीं हो। और फिर लड़कियों की चिल्लाने की आवाज के बीच मेरा घाव उम्मीद के मुताबिक फिर से खुल जाता है।
इसके बाद हॉस्पिटल में बिताए गए 10 दिनों के दौरान झो वेनाओ ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा में खो गई हो। पुलिस उसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर देती है और उसके खिलाफ वारंट भी जारी हो जाता है, जिस पर जुआओ निंग और शु शाओशुआंग भी पूरे क्लाउड सिटी में उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई पता नहीं चलता। फिर जिस दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है उसी दिन जुआओ निंग का फोन आता है और वो हल्की सी हंसी के साथ मुझे बताती है कि झो वेनाओ मिल गई है और उसे पुलिस स्टेशन वापस ले जाया गया है। जिस पर मैं पूछता हूँ वो कहाँ मिली। तब पता चलता है कि भागते समय झो वेनाओ को उसकी एक फीमेल फैन पहचान लेती है। वो फैन बाहर से छोटी और मासूम दिखती थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में उसने झो वेनाओ के साथ बहुत पॉलिटली बिहेव किया, लेकिन बाद में जब झो वेनाओ उसके साथ रहने लगी तब उस फैन ने उसे ड्रग्स दे दिए और आयरन चेन से बांध दिया। इसके बाद पूरे 8 दिनों तक झो वेनाओ, जो पहले सबकी नजरों में आइडल थी, अब एक कोने में बंद खिलौना बनकर रह जाती है। वो हर दिन सिर्फ डॉग बाउल में बचा हुआ खाना खाती है और फिर एक दिन दरवाजा दोबारा खुलता है जिस पर अंदर कई और फीमेल फैंस आ जाती हैं। उन सबकी आंखों में पागलपन भरा होता है। वो रोते हुए चिल्लाती हैं, मेरा भाई सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। और फिर वो झो वेनाओ के साथ बुरी तरह बिहेव करने लगती हैं, जिस पर झो वेनाओ का दिमाग आखिरकार पूरी तरह टूट जाता है। उसे पहली बार समझ आता है कि वो जिन फैंस को हमेशा कंट्रोल करती थी वही आज उसके लिए सबसे बड़ा डर बन चुके हैं, जिस पर वो हिस्टेरिकल होकर हंसने लगती है और चिल्लाकर कहती है, तुम सब इडियट्स हो। मैंने कभी सच में तुम लोगों की परवाह नहीं की। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो मैं कभी तुम्हारे साथ इतना बोरिंग ड्रामा नहीं करती। यह सुनते ही उन फीमेल फैंस की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है और फिर वो गुस्से में पास रखा डॉग बाउल उठाकर उसके सिर पर मार देती हैं, जिसके बाद वो सब उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। लगभग उसी समय पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है तो सामने का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वहां की फीमेल फैंस पूरी तरह पागल हो चुकी होती हैं और झो वेनाओ के साथ बुरी हालत कर रही होती हैं, जिस पर झो वेनाओ पूरी तरह मेंटली टूट चुकी होती है। और यहां तक कि वो फीमेल फैंस पुलिस के आने के बाद भी उन पर पागलों की तरह अटैक करने लगती हैं। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैं झो वेनाओ से नफरत करता हूं, जिस पर मैं शांति से जवाब देता हूं, मैं उससे या उसके फैंस से नफरत नहीं करता। वो दोनों बस बहुत बीमार लोग हैं जिनकी सोच और वैल्यूज पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। जिस पर मॉनिटर में दिखाई दे रही झो वेनाओ का चेहरा बिल्कुल खाली होता है और पुलिस कहती है कि उसकी मेंटल कंडीशन अब खराब हो चुकी है। लेकिन मैं जानता हूं अब वो अपनी पूरी जिंदगी इसी डर में जिएगी कि कोई पागल फैन फिर से उसके सामने आ जाएगा और यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। इसके बाद उसी दिन झुओ निंग मुझे 3 साल पहले वाले पुराने शहर में वापस ले जाती है। हम दोनों सोचते हैं कि उस सानहे होटल में जाएंगे जहां हम पहली बार डेट पर गए थे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं अंदर से आवाज आने लगती है, जिस पर हमें पता चलता है कि कुछ लोकल गुंडे होटल की मालकिन से प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं। यह देखकर जुआओ निंग हल्का सा हंसती है, क्योंकि यह सब उसके लिए बहुत फेमिलियर था। अंडरग्राउंड वर्ल्ड का यही तरीका था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही जुआओ निंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है और फिर कहती है, आजकल के यंग लोग सफाई के रूल्स तक भूल गए हैं। जिस पर सामने खड़ा गुंडा उसे डांटने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो जुआओ निंग का चेहरा देखता है उसके हाथ से स्टील पाइप नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो जुआओ निंग थी। भले ही उसे इस दुनिया से गए 3 साल हो चुके थे, लेकिन इस जगह पर आज भी उसका नाम सुनकर लोग डरते थे, जिस पर वो सारे गुंडे डरकर वहां से भाग जाते हैं और फिर हम दोनों उसी पुराने विंडो सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी जुआओ निंग का फोन बजने लगता है। वो कुछ देर तक फोन को देखती रहती है और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो जाता है, जिस पर वो अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाती है और तब मुझे पता चलता है कि शु शाओशुआंग के पिता ने अपने बिजनेस के घाटे को भरने के लिए उसकी शादी कहीं तय कर दी है। जिस पर जुआओ निंग मेरी तरफ देखकर कहती है, लगता है तुम्हारी छोटी बहन को जबरदस्ती किसी और से शादी करनी पड़ेगी, या फिर क्या वो भी मेरी तरह तुम्हारी औरत है? ये कोई सौदेबाजी का सामान नहीं है। मेरी मदद करो, पे ल्यूसी और झांग युवेई से कांटेक्ट करवाओ, क्योंकि जब वो सब मेरे साथ चलना चाहते हैं तो फिर हम सब मिलकर इस क्लाउड सिटी का आसमान बदल देंगे। क्लाउड सिटी होटल की सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर शादी के नाम पर एक बैंक्वेट चल रहा होता है, लेकिन असल में वहां एक टेकओवर होने वाला होता है, जिस पर शु शाओशुआंग झू मो के साथ अपने पिता के पास बैठी होती है और सामने वही लोग बैठे होते हैं जिनसे उनका कर्ज जुड़ा हुआ था। फिर जैसे ही रिंग एक्सचेंज होने वाली होती है, बैंक्वेट हॉल का दरवाजा जोर से खुल जाता है, जिस पर मैं 3 साल की दूरी और 20 दिनों की तैयारी के बाद बिल्कुल शांत चेहरे के साथ अंदर चला आता हूँ। और मेरे पीछे कोई आर्मी नहीं होती, बल्कि क्लाउड सिटी की सबसे खतरनाक और सबसे अमेजिंग 3 औरतें खड़ी होती हैं, जिस पर जुआओ निंग अपने ब्लैक सूट पहने आदमियों के साथ हॉल के सारे एग्जिट ब्लॉक कर देती है और फिर वो मुस्कुराकर कहती है, आज यहाँ कोई डील नहीं होगी, मैं इस जगह पर होने वाला हर ट्रेड रोक दूंगी। इसके बाद पेई ल्यूसी सामने खड़ा होता है। चारों तरफ मीडिया के कैमरा फ्लैश हो रहे होते हैं, लेकिन वो बिना डरे मेरा हाथ पकड़ लेता है और फिर सबके सामने अनाउंस करता है कि झो वेनेओ खत्म हो चुकी है और अब जो भी मेरे आदमी को छूने की कोशिश करेगा
वो सीधे मेरे खिलाफ जाएगा। जिस पर झांग युवेई भी आगे आता है। उसके हाथ में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर वो बिल्कुल शांति से सामने बैठे हेयाओ ग्रुप के लोगों से कहता है, तुम्हारा सारा कर्ज हमारी मीडिया कंपनी और होंगान ग्रुप मिलकर चुका देंगे। यह सुनते ही शु श्याओ शुआंग खुद को रोक नहीं पाती और सीधे भागकर मेरी बाहों में आ जाती है। इस बार किसी ने भी मुझ पर किसी का दिल चुराने का इल्जाम नहीं लगाया। और फिर देर रात जब यह सारा हंगामा खत्म हो जाता है, तब मैं वापस उस छोटे से किराए के घर में लौटता हूँ। लेकिन अब वहां हर तरफ 4 औरतों की मौजूदगी और उनकी खुशबू फैली होती है, जिस पर मैं चुपचाप अपने दिल में मान लेता हूँ कि इन चारों के साथ पूरी जिंदगी बिताने का जो माहौल है वो अब पहले जैसी टेंशन से बदलकर एक अजीब सी हार्मनी में बदल चुका है। और फिर मैं सोफा के बीच में बैठा होता हूँ और मेरे सामने वो 4 चेहरे होते हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल भर जाए, जिस पर मैं अपने मन में समझ जाता हूँ कि ये अब वो 4 नाव नहीं है जो कभी भी डूब सकती थीं, बल्कि ये एक ऐसा नरम पिंजरा है जिससे मैं अब कभी निकल नहीं पाऊंगा। और सच कहूं तो अब मैं निकलना भी नहीं चाहता। क्लाउड सिटी की रात अभी भी उतनी ही खूबसूरत और डेंजरस लगती है और मेरी यह शूरा फील्ड वाली कहानी अब जाकर अपने सबसे बड़े चैप्टर में एंटर करती है।